बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एटन और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। अगर मुल्तान के मौसम की बात कर लें तो इस टाइम जो मुल्तान का मौसम है, कल रात शदीद बारिश हुई और उसके बाद जो है वो काफी हद तक जो है वो गर्मी भी कम हो गई है और मौसम भी खुशगवार हो गया। और आपको पता है कि ये मुहर्रम के दिन है, 6 मुहर्रम से जो है वो शहादतें स्टार्ट हुई और 10 मुहर्रम तक जो है ये शहादतें जारी रहीं। इस हवाले से ये बड़े ही हसास इस टाइम मैं समझती हूँ कि बहुत ही ऐसे लम्हे हैं जिनको मैं समझती हूँ कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारा जुज़ है। तो जितना हो सकता है जिक्र हुसैन जारी रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। जितना आप दुरूद पाक पढ़ेंगे उनको सवाब पहुंचेगा। और इसके साथ ही जिस तरह से मैं बात करती हूँ कि एहतराम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कल एक पोस्ट देख रही थी, चाहे जो भी हो, आप जिस फिरके के साथ भी ताल्लुक रखते हो, सहाबा इकराम को गाली देना या किसी भी नाजेबा अल्फाज के साथ पुकारना ये बहुत ही बदतमीजी में शुमार होता है। और स्पेशली जब हम सहाबा इकराम की बात करते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी तरबियत फरमाई, तो कैसे हम उनके अल्फाज, उनके नामों को जो है वो आप बुरा भला कह सकते हैं। लिहाजा एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर फिरके का, हर मजहब का जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है और यही हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात हैं। और हम हमेशा बात करते हैं कि किस तरीके से हमने अपने मुआशरे को बेहतर करना है, तब्दीली कैसे लानी है, सबको साथ लेकर कैसे चलना है। तो वो तभी बेहतर हो सकती है ना जब हम अपनी हदूद में रहकर तमाम चीज़ों को देखते हुए जो हमारे इस्लाम ने हमें सिखाई है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारे मुआशरे में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। और जो वाक़े करबला है वो हमें बहुत ही एक बेहतरीन सबक देता है, सब्र का, इखलाक का, सदाकत का, सच्चाई का, हक का। तो फिर हक के रास्ते पे जब चलना हो तो मेरे ख्याल में हक पे डटे रहना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप हक पे रहते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं अहमद खान बाबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, अहमद से हम जानेंगे इस टाइम क्योंकि मुहर्रम के हवाले से भी काफ़ी इस टाइम जो है एक्टिविटीज़ जारी हैं, उस हवाले से भी जानेंगे कि क्या क्या तैयारियां जारी हैं, इंतज़ामिया के हवाले से क्या इकदाम उठाए गए हैं, सिक्योरिटी के क्या क्या प्लान्स हैं, वो भी जानेंगे। और इसके साथ ही जो है हम ये भी जानेंगे इस टाइम जिस तरह क्राइम भी जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको पता है जितनी महंगाई हो रही है इस टाइम, जितना लोग परेशान हैं। कल 7 रुपये और कुछ पैसे जो है बिजली फिर महंगी कर दी गई है, तो लोगों के लिए इस टाइम सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मतलब इतने हालात हमारे अजीब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अभी एक ही हम चीज़ से निकल रहे होते हैं और दूसरी चीज़ में हम फौरन फंस जाते हैं। जिस तरह आटे के हवाले से भी हम देखते हैं कि इस टाइम फ्लोर मिल्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और उसके बाद जो है वो और दीगर हमारे मसाइल जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो टैक्स के हवाले से इस टाइम जाहिर सी बात है, जिस तरीके से भरमार की गई है, बिजली महंगी कर दी गई है, आपकी हर चीज़ पे टैक्स है, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान है। तो परेशान जब इंसान होता है तो फिर उसको यही सोचता है कि चले जी क्राइम की तरफ। हमारे जितने भी हैं वो कहते हैं अच्छा इस तरीके से नहीं तो फिर इस तरीके से जो है हम कुछ हासिल कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारी हुकूमत को इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता है। खुदारा इस टाइम आप एक बहैसियत, जो हम देखते हैं कि आप एक आम बंदे की सोच को लेकर, एक आम बंदे की इस टाइम फीलिंग्स को लेकर चलेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस टाइम कितना गुजारा करना मुश्किल हो गया। अच्छा अहमद, मुहर्रम उल हराम के हवाले से हम जानेंगे इस टाइम सिक्योरिटी प्लान्स क्या हैं, क्योंकि आज से ही, वैसे तो यकम मुहर्रम से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी जो है वो मजालिस और जुलूस जो हैं वो निकलना स्टार्ट होंगे। जैसे आज भी जो है वो शहादत अली असगर है, इस हवाले से जो है वो जुलूस भी निकाले जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के हवाले से जैसे दूसरे शहरों की तरह मुल्तान में भी जो है वो सिक्योरिटी प्लान बाकायदा तौर पर उसको तश्कील दे दिया जाता है। यकम मुहर्रम से पहले ही जो है वो ड्यूटियाँ लग जाती हैं पुलिस सरकार की, और पुलिस अफसरान जो हैं उनकी मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द सर्च ऑपरेशन भी किए जाते हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के
सर्च ऑपरेशन होते हैं, जीटीटी भी काम कर रही होती है, सर्च ऑपरेशन की टीमें जो हैं वो भी काम कर रही होती हैं। अगर हम इस मुहर्रम उल हराम के हवाले से बात करें तो मुल्तान में जो है वो कुल 485 जुलूस जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो निकाले जाएंगे, जिनमें मुल्तान पुलिस की जानिब से 101 जुलूसों को हसास करार दिया हुआ है। ख़ास तौर पर जो है वो हसास एक कैटेगरी जिनको कहते हैं वो। उसके बाद अगर मजलिस में बात करते तो मजलिस में जो है वो मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 1533 मकामात पर बर्पा होंगी, जिनमें मुल्तान पुलिस की जानिब से टोटल 355 जो हैं वो उनको हसास करार दिया हुआ है। तो इसके बरक्स मुल्तान पुलिस ने जो ज़्यादा हसास इमाम बारगाह हैं, जहाँ पे ज़्यादा हसास जुलूस हैं या मजालिस हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी उन्होंने बड़ी सख्त की हुई और 4 लेयर सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पर तैनात की हुई होगी, क्योंकि कोई भी जो हसास नहीं है वहाँ पर उन्होंने 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो बना दी गई है। अब जो मुल्तान पुलिस के एहलकार हैं वो तकरीबन 7,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो अफसरान हैं वो ड्यूटियाँ भी दे रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, और ख़ास तौर पर जो जुलूस हैं और मजालिस हैं जो हसास हैं उनके ऊपर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। टोटल 350 के करीब कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं जुलूस और मजालिस पर, उनके रूट्स पर, और जहाँ पर वो जाके रुकेंगे वहाँ पर भी उन्होंने तमाम एक मुकम्मल निज़ाम बना दिया है, जो वहाँ पर फिर एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। वहाँ पर बैठ के सीपीओ मुल्तान खुद निगरानी कर रहे हैं, सादिक अली डोगर साहब। तो इसके साथ फिर वॉक थ्रू गेट्स, हर जुलूस और मजालिस जो हसास हैं उधर वॉक थ्रू गेट जो हैं वो 80 वॉक थ्रू गेट लगाए हैं, जो किसी भी शख्स को जो है वो चेक किए बगैर तो जाने भी नहीं दिया जाएगा। जो हसास नहीं है वहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ अगर हम मज़ीद डिटेल में बात करते तो सर्च ऑपरेशन जो है वो मुख्तलिफ जनरल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द जो है वो जारी हैं, जिसमें मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो हमारी एजेंसियां भी काम कर रही हैं, जिसके साथ स्पेशल ब्रांच की टीमें भी कर रही हैं, मुल्तान पुलिस की टीमें भी कर रही हैं। तो ये भी अपना हिसाब हो गया। उसके साथ साथ अगर हम सीपीओ मुल्तान की बात करें तो सीपीओ मुल्तान जो है वो खुद इन तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। निगरानी करने के बाद उन्होंने एक ओवरऑल इंचार्ज बना दिया एसएसपी ऑपरेशन अरसलान जाहिद को। उन्होंने कहा जी आपने तमाम पुलिस मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में आपने सिर्फ देखना है, चेक करना है कि क्या निज़ाम चल रहा है, उन्होंने सारा कुछ मैनेज करना है। उसके बाद उन्होंने तमाम 2 डिविजनल एसपीज हैं उनको एक चार्ज दे दिया है। उनको जब चार्ज दिया है कि आपने अपने अपने डिवीजन के हमने जवाब दे आपसे, अगर आपका एक बंदा ड्यूटी नहीं होगा तो हम आपसे जवाब दे होंगे, आप हमें जवाब देंगे। तो एक ये हो गया। उसके बाद फिर 2200 से ज़ायद वॉलंटियर हैं, जिसमें स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, जिसमें मुहाफिज स्क्वाड के लोग हैं, जिसमें हमारे सिविल डिफेंस के हो गए, जिसमें रेस्क्यूअर्स हो गए। इस तरह के मतलब कि जो लोग हैं वो 2200 से ज़ायद हैं, वो भी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं इस मुहर्रम उल हराम के मौके पर, जो यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो है वो ड्यूटियां देंगे। कड़ी इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा निगरानी की जा रही है और सख्त चेकिंग भी बहुत की जा रही है, और ख़ास तौर पर स्नैप चेकिंग हो रही है शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर। नाके लगाए जा रहे हैं, फिर वो सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ पर चेकिंग की जा रही है, शहरियों को रोक रोक के उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, कोई मशकूक अफराद ना हो। और ख़ास तौर पर सीपीओ मुल्तान ने शहरियों से रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको कोई जुलूस और मजालिस पे मशकूक अफराद नज़र आता है तो फौरी तौर पर आप पुलिस को इतला दें। करीबी अगर आपके साथ पुलिस वाला मौजूद है उसको जाके बता दें या 15 कर दें कि ये हमारे साथ क्रिमिनल अफराद हैं, इसको आके आप फौरी तौर पर अरेस्ट कर लें। उसके बाद अगर हम रेस्क्यूअर्स की बात करें तो 600 से ज़ायद उन्होंने अपने एहलकार जो हैं वो भी मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के मजालिस और जुलूसों पर जो हैं वो तैनात कर दिए हैं, जो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर सर्व कर दी हैं मुहर्रम उल हराम के मौके पर। लेकिन मैंने सवाल किया डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर से, मैंने कहा अगर ये चीज़ें डील करेंगे तो और भी शहरी हैं जिनको एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ आपका क्या प्लान है? उन्होंने बताया कि हमारे पास मुख्तलिफ टीमें और भी मौजूद हैं जिनको हमने हमारा 24/7 हमारा ऑफिस ये भी चलता रहेगा। शहरी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना एक नंबर भी दिया हुआ है जो हम अपना बार बार रोही पे चला भी रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता नेटवर्क नहीं होता है तो पीटीसीएल का नेटवर्क मौजूद होता है, तो उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो उसका जो अपना पर्सनल नंबर है उस पर शहरी जो है वो 15 कॉल करके हेल्प भी ले सकेंगे। और ख़ास तौर पर 600 से ज़ायद इनके जो एहलकार हैं
वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम तर मोटर बाइक्स, इनकी जो गाड़ियां हैं, एहलकार हैं, वो तमाम तर मुहर्रम उल हराम पर ड्यूटियां दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के भी 300 से ज़ायद जो एहलकार हैं वो भी ड्यूटियां दे रहे हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से। जो जुलूस हैं उनके रूट्स पे जो सिक्योरिटी होगी उनके साथ वो भी हेल्प आउट करेंगे। वहाँ पर भी तमाम जो रोज़ाना की बुनियाद पे 2 मुहर्रम, 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 6 मुहर्रम के जुलूस हैं, तो 6 मुहर्रम के जुलूसों को भी ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत बड़ा किरदार है। ट्रैफिक को मैनेज करना, हर इस चीज़ को मैनेजमेंट करना, ताकि मुल्तान शहर में कोई भी ऐसा वाक़या पेश ना आए जिससे कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और लास्ट टाइम जो है वो मुहर्रम उल हराम के हवाले से अगर हम बात करें तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़े पुरअमन तरीके से हुई, और अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र था कि कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिससे कोई जानी व माली नुकसान हुआ हो, और किसी शरपसंद अनासिर ने कोई इस तरह का जो है वो कोई शर फैलाया हो। तो लिहाजा इस बार भी उम्मीद है इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो सर अंजाम पहुँचेंगी। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम जो क्राइम की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं कि इस टाइम जो क्राइम की सूरत हाल चल रही है उसके बारे में अहमद क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम रुक नहीं रहा, उसके अगेंस्ट मुल्तान पुलिस कार्रवाइयाँ भी कर रही है, लेकिन रुक नहीं रहा। ना रुकने की वजह क्या है मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी वजह क्या है? मुल्तान पुलिस की गश्त। शहर में रात को ज़्यादातर क्राइम होता है। आप 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ये क्राइम का रेशो है। उसके बाद वारदातें होती हैं 2, 3, 4, 5, ये वारदातें होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। अब मुल्तान पुलिस के जो तफ्तीशी हजरात हैं जिन्होंने गश्त करनी होती है, वो क्या करते हैं, वो जिनकी नाइट की ड्यूटी होती है वो थानों में आते हैं। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा कि एक तो मुहर्रम हमारे लिए एक अहम चीज है। मतलब ये हम इस मुहर्रम के माह में हर चीज सेफ्टी से आप लोग भी चलते हैं और हमें भी तरीकेकार करना पड़ता है। मुझे 15 के हवाले से आज सर बैठे हुए हैं, तो 15 के हवाले से ये पूछना था कि आया कोई भी सिलसिला हो, चले अब तो मुहर्रम की बात हो रही है, जैसे कि कोई बहुत सारे मसाइल होते हैं या कुछ भी फौरी इमरजेंसी होती है, मतलब नाम दिया गया कि 15 फौरी आपकी डोर तक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यानी कि अभी कुछ टाइम पहले ही की बात है, बेशुमार कॉल्स की, इवन की होता ऐसा है कि आपकी कॉल फ्री भी नहीं होती, तो हम लोगों के पास क्रेडिट ना बात होगा, लेकिन पहली कॉल पे हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए, हमारा एक्शन लेना चाहिए। इतनी कुछ फायरिंग हो रही थी हमारे घर साथ ही हमारे नेबर्स में, इतनी फायरिंग, मैक्सिमम 1 हफ्ता उनका फंक्शन रहा है, हमारे घर में कॉल आते रहे हैं और निशान भी पड़ते रहे हैं, तो हम लोग खूब ज्यादा रहते थे। आया इस चीज का मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे 15 हो, इवन के मुझे कहना नहीं चाहिए ये चीज कि अगर 15 पे बात करते हैं वो लोग आगे से कहते हैं हमारे नंबर पर कॉल करें। हर बंदा नहीं कहता ये आपका, मतलब कोई ऐसा होता है अहलकार आपका कि वो कहता है कि ये ना आप हमारा नंबर ले लें, फिर वो मैसेजेस करने लग जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम बहन बेटियां हैं और हम लोग आपकी रहनुमाई चाहते हैं, इस चीज का एक्शन लें और फौरी अमल करें, और कोई बंदा नहीं आता 15 का बेशुमार कॉल्स कर रहे हैं, इसका जरूर एक्शन लेना चाहिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो कीजिएगा। जी जरूर, इंशाल्लाह आपकी बात जो है हम इस पे डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, कॉलर थी हमारे साथ, तो जिस तरीके से अच्छा 15 का हमेशा इशू रहा है, ये तो मैं खुद भी इस चीज़ की गवाह हूँ कि जब भी आप 15 पे कॉल करते हैं तो जब मौके पे आपको ज़रूरत होती है पुलिस के, जाहिर सी बात है तहफ़्फ़ुज़ चाहिए शहरियों को, अगर आप तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे सकते तो फिर उस तरीके की ड्यूटी या उस तरह की सर्विस का फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। फिर आप जितने भी अच्छे काम कर लें, अगर जिस तरीके से अभी वो ये भी कह रही हैं कि हम कॉल करते हैं और उसके बाद जो है वो मैसेजेस आना वहां से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब दो बातें हो गई ना, एक तो कोई रिस्पांस नहीं दिया, सेकेंडली ये कि हमें वहां से मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर एक औरत ने कॉल कर लिया है तो ये तो हमारा ये हाल है कि हम लोग जो है इन चीजों को। मैडम, मैं उसी चीज पे आ रहा था जब बात कॉल आई है उससे पहले। अब देखिए, एक तफ्तीशी का काम है बेहतर तफ्तीश करना और अपना जो उसको सर्कल दिया हुआ है कि आपने इस तरह, आपका टाइम है कि इस टाइम गश्त करनी है। अब उस टाइम पे अगर उसको कोई 15 कॉल आ जाती है, अब वो क्या कहता है
मैं अभी मसरूफ हूँ। अब कॉल आते आते भी ना थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, क्योंकि हमारे पास सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। हमारी पहले 15 की कॉल जाती है लाहौर, लाहौर वहाँ से पुकार की कॉल आती है मुल्तान में, मुल्तान से फिर आगे थाने में कॉल जाती है। इसको कम से कम 20 से 25 मिनट का ना 15 से 20 मिनट का दुरानिया लग जाता है, मतलब कि कॉलर को ना रिस्पॉन्स करने में। पहले नंबर पे ये कि डिले इस वजह से होता है। उसके बाद जब वो थाने कॉल करते हैं, वो बार बार कॉल कर रहे होते हैं। जैसे फौरी थाने में ना इनके अपने कोड बने हुए हैं, वो कोड के हवाले से वो बात कर रहे होते हैं। BZ1 BZ2 या गुलगश 1 गुलगश 2 इस तरह से वो कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम ऐसे होता है वो कॉल नहीं भी उठाते। अब जब वो कॉल उठा लेते हैं फिर वो नंबर नोट करवाते हैं, फिर वो पुलिस वाले क्या करते हैं, सुस्ती कर जाते हैं, कॉल ही नहीं करते। अगर फौरी तो जाना मौके पे चाहिए उनको, लेकिन नहीं जाते। अब दूसरा इनका ये है कि इशू के ये मौके पे नहीं आते, कॉल करके पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला जा रहा है। अब एक फॉर एग्जांपल मसला हो रहा है, वो बंदे घर के बाहर आए हुए हैं, आते आते ये जब कॉल आएगी थाने में 20 मिनट तो वो प्रोसेस लग गया, लेकिन 20-25 मिनट इन्होंने भी डिले कर देना है। वही बात है ना कि एक बंदा पहले ही लुटा हुआ है, हाँ जी, या फिर उसके साथ कोई इस तरह का वाकया पेश आ गया है, या वो जान की बाजी हार गया है, तो पुलिस ने तो अपने टाइम पे आना अपने है, टाइम या पे। फिर जब उसको लगेगा कि हाँ अब मुझे जाना चाहिए तो वो उस टाइम वो ये नहीं समझते कि ये हमारा अपना यार, हमारे बंदा ही है ना, ठीक है, हमारा ही क्लाइंट है, हमारा ही साइल है, बहुत टाइम से हमारा शहरी है। से हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और तमाम चीजें यही डिस्कस हो रही होती हैं कि क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, या पुलिस अब किस तरीके से रोल प्ले कर रही है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि थानों का कल्चर चेंज हुआ जी, थानों को खूबसूरत बना दिया, अच्छा इसमें कोई ठीक है, चीजों को बेहतर होना चाहिए, लेकिन आप हम जब देखें कि चीजें सिस्टम को भी तो बेहतर करें। आपने खाली दीवारों को पेंट करके या थानों को खूबसूरत बना के क्या करना है, अगर उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका रवैया और उनकी चीजें ही अगर आपको तहफ़्फ़ुज़, उनकी तरफ से सर्विसेज आपको नहीं मिल रही, तो फिर इस ऐसे इदारों के लिए जाहिर सी बात है तमाम चीजें जो हैं वो फिर कॉपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर शहरी भी उस तरीके से फिर ट्रीट नहीं करते जिस तरीके से फिर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फिर हमारे साथ भी शहरी जो है वो ताउन करें। हाँ, इनका जो पहला सवाल था, पहला सवाल इनका ये था कि पुलिस कॉपरेट नहीं करती, कि 15 के ऊपर फौरी तौर पर मौके नहीं पहुंचते। इंशाल्लाह जनवरी के बाद या दिसंबर के बाद जो है पुलिस, जैसे हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो डायरेक्ट पुकार को कॉल जाएगी और पुकार फौरन कॉल करेगा, और सेफ सिटी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो कुछ इशू कम हो जाएंगे, उससे पुलिस का रवैया भी बेहतर हो जाएगा और चेक एंड बैलेंस भी अब होना शुरू हो चुका है। अब दूसरी बात इन्होंने की है कि वो बाद में मैसेज करके तंग करते हैं, कॉल करके तंग करते हैं। मुझे याद रहेगी ये बात, और जब भी कोई हमारे पास ऐसे कोई ऑफिसर आएंगे तो लाजमी मैं उनसे ये चीज तो डिस्कस करूंगी। बिल्कुल, इस तरह के अगर कोई इशू आते हैं तो हमारे पास अफसरान बैठे हैं, एक एप्लीकेशन लिख के उसी का नंबर साथ लिख के आप इन्वेस्टिगेशन के पास चले जाएं, CPO के पास चले जाएं, ऑपरेशन साहब बैठे हैं, उनको जाके कहें जी हमने 15 पे कॉल की थी, उधर जब हमने 15 पे कॉल किया बजाय हमारी दाद रसी के, तो बाद में हमें वो तंग करना, हरासमेंट कर रहे हैं, हरासमेंट में आ जाता है कि ये हमें हरास कर रहे हैं इस तरह से। तो वो जाके वहां पे कंप्लेन करके अपनी दाद रसी करके फौरी तौर पर, बजाय घर बैठने के, ठीक है, तो फौरी तौर पर जाके आप उनसे कंप्लेन करें और अपनी दाद रसी बताएं, और आपकी फौरी दाद रसी, वो अफसरान इस वक्त बहुत अच्छे बैठे, तमाम जो इस वक्त मुल्तान के अफसरान हैं तमाम नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, और शहरियों के साथ उनकी दाद रसी फौरी तौर पे हल भी कर रहे हैं। अब इस तरह की वारदातें जो मुल्तान में टॉपिक पे आते हैं, वारदातें हो रही हैं, पुलिस एहलकार क्या करते हैं, थाने में बैठ जाते हैं। अब थाने में यार तुम मौके पे जाओ, वहां पे देखो कि कैमरे लगे हुए हैं, कोई CCTV कैमरे को कुछ क्लू देखो जाके, वारदात हो गई है, 15 की कॉल भी पुलिस वालों के पास मौके पे पहुंच गई है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस शहरी का नंबर लेके, हाँ भाई क्या हुआ, मैं थाने से फलां बात कर रहा हूँ, ठीक है यार आप फलां बात कर रहे हो, आप मौके पे पहुंचो, जब आपके पास लोकेशन पहुंच जाती है, सब कुछ पहुंच जाता है, आपके पास इतना जदीद टेक्नोलॉजीज मौजूद है, ठीक है, आपको चाहिए कि बजाय कॉल करने की आप फौरन उस लोकेशन को लेके फौरन मौके पे पहुंचे, ठीक है। इस तरह के काम करने के बजाय वो थानों के अंदर ही बैठे रहते हैं, ठीक है, जैसे काम चोरी वाला सिस्टम,
भाई तुम्हारा काम है, तुम्हें गश्त करनी है, तुम बजाय गश्त करने के तुम अपने थाने में बैठे हो और कोई साइल आ जाता है या कुछ भी इस तरह का तुम्हारी हदूद में ही हो रहा है, उस वक्त तुम्हारी ही ड्यूटी है जब वो काम हो रहा है, तो बजाय तुम उसकी दाद रसी के तुम कॉल पे बात करके, अच्छा जब कॉल पे बात कर लेंगे पूछ लेंगे, चलो जी उससे कहेंगे थाने आ जाओ। आज थाने जब बंदा वो चला जाता है फिर उससे पूछते हैं तेरे नाल तो हुई भी नहीं है, तो झूठ बोल रहा। अब इस तरह से उसको ब्लैकमेल करते हैं, फिर वो कहता है जी नहीं मेरी फलानी चीज गई है, मेरी फलानी चीज गई, ये प्रूफ है, ये मैं सबूत दे रहा हूँ, फिर जाके उसका काम होना है। अच्छा, दोनों तरफ से ये चीजें अहमद, हम क्योंकि अब तो डेली रूटीन ही बन चुकी है कि इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हुए कि एक तो शहरियों के हवाले से भी थोड़ा सा कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, कोताहियां हैं, कुछ चीजें जो हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा, जिस तरह झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं और झूठी चीजें ऐड कराई जाती हैं, झूठे पर्चे कराए जाते हैं, वो भी जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी तो मुलविस होते हैं। मतलब चीजें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज राइट पे हो, जो सच्चाई पे मबनी हो, हम उसको नहीं देखते, हम और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके और बहुत सारी चीजें इस तरह की कर देते हैं कि लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ा देते हैं। अच्छा, फिर पुलिस का रवैया जो है वो वाकई अब थोड़ा, जिस तरह अफसरान है कुछ बेहतरी की तरफ वो चाह रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग्स हों, जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे या उन अपने स्टाफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही बात है कि फिर रवैया जब शहरियों का इस तरह का होगा तो फिर पुलिस भी उसी तरीके से आपको ट्रीट करती है, तो लिहाजा ये दोनों का कसूर है इस टाइम। तो दोनों को बेहतर होने की बड़ी जरूरत है कि हम भी वो चीजें फॉलो करें जो कानून के मुताबिक हो, और जाहिर सी बात है जो कानून की बात करते हैं इनका फर्ज बनता है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, हमारा ख्याल रखना, तो वो चीज जो है वो अगर हमें। थानों में जो पुलिस एहलकार तैनात हैं, रोजाना की बुनियाद पर सीपीओ मुल्तान रोजाना 50 से ज्यादा शहरियों को सुनते हैं, क्या मामलात हैं उनके, मतलब ये कि उनको थानों से इंसाफ नहीं मिल रहा। इतना थानों पे स्पेशल इनिशिएटिव के दर्जे भी दे दिए गए, सब कुछ होने के बाद भी उनको थानों से इंसाफ ना मिलना, तो सवाल निशान तो पैदा होता है कि क्या आखिर सिस्टम में क्या मसला आ रहा है। ठीक है, जो उनको वहां इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो दरखास्त लेके सीपीओ के पास पहुंच रहे हैं, आखिर कुछ उनमें सच्चाई तो है ना, या अगर अब झूठा बंदा तो सीपीओ के पास जाने से रहा, जब जाहिर सी बात है। अच्छी बात हो गई है कि जिस तरह सीपीओ आरपीओ ये इस लेवल पे तमाम लोगों ने शहरियों के लिए चीजें जो हैं वो बड़ी आसान कर दी हैं कि उनकी पहुंच वहां तक है इजीली, कि वो जाकर मिल सकते हैं, अपना प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानेंगे, इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। सुहीरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, सुहीरा से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है। जी आसमा, ये जो आप मेरे चेहरे पर स्माइल देख रही हैं ये ऐसे ही नहीं है, मुल्तान का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और यही कंडीशन मुल्तान के तमाम शहरियों की है। ऑटोमेटिकली सब लोग ही खुश हो चुके हैं क्योंकि हम लोग गर्मी के बहुत ज़्यादा सताए हुए थे, शदीद गर्मी, शदीद धूप और हबस के बाद कल से मुल्तान का मौसम जो है वो अच्छा खासा तब्दील हुआ है। कल दोपहर से ही जो तेज़ आंधी का सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो शाम तक जारी रहा, उसके बाद कई इलाकों में तेज़ बारिश मुल्तान के और कुछ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी हुई और ठंडी हवाएं चली। आज भी मुल्तान का मौसम जो है उसी तरह का ही है। सुबह थोड़ी सी धूप थोड़ी सी देर के लिए निकली थी, लेकिन इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है। महकमा मौसमियात ने यह खुशखबरी सुनाई है कि आज शाम को भी मुल्तान में जो है वो तेज़ आंधी और बूंदाबांदी का इम्कान है। सूरज की इस वक्त छुट्टी हो चुकी है, सूरज हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसको हम देखना भी नहीं चाहते थे मुल्तान के लोग, क्योंकि यहाँ पर गर्मी से सभी वाकिफ़ हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी का जो टाइम रहा है वो बहुत ज़्यादा तवील रहा है और उसके बाद अब जो है वो बारिशें और आंधी का सिलसिला शुरू हुआ है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो ये दर्जा हरारत फील्स लाइक 55 भी हमने बर्दाश्त किया है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 31% रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी बेहतर हुआ है, आज सुबह के वक्त 70% रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सुहीरा तारिक। अच्छा जी सुहीरा, मुझे लगता है मौसम को काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। हम तो खैर स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन जो है जाहिर सी बात है जो लोग फील्ड में काम कर रहे थे वो मौसम को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इसके साथ ही हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है थानों का कल्चर चेंज हुआ है, लेकिन पुलिस का रवैया और जो अभी तक शहरी हैं वो मसाइल का शिकार हैं। अभी तक जो है उनकी कोई दाद रसी उस तरीके से नहीं की जा रही जिस तरीके से की जानी चाहिए। अच्छा, इस हवाले से आपकी किसी अफसरान से भी इस हवाले से बात हुई कि क्यों नहीं इस तरीके से मसलों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, या मैडम इस तरह के मसाइल जो हम देख रहे हैं? मैडम, सबसे पहले हम ना ये चीज़ें खुद ऑब्जर्व करते हैं। जब हम थानों में जाके बैठते हैं तो पहले ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि साहिल के साथ पुलिस का रवैया कैसा है। अब थानों में लाखों रुपए लग चुके हैं इस वक्त। मुल्तान के 32 थानों के अंदर अब किसी भी थाने में जाएं तो स्पेशल इनिशिएटिव के दर्जे दिए हुए हैं, लाखों रुपए लगे हुए हैं। किसी थाने पे 70 लाख लगा हुआ है, किसी पे 32 लगा हुआ है, किसी पे 25 लगा हुआ है। इस तरह के करते करते जब थाने खूबसूरत बन गए लेकिन पुलिस का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला। उसमें क्या होता है, मैं अभी आपको परसों की बात बताता हूँ। थाना गुलगश के अंदर तफ्तीशी है सफदर। अब वो क्या करता है मैं बताता हूँ। एक केस आता है 1946/24 मुकदमा। अब जब वो मुकदमा के साइल हमारे पास आ जाते हैं, अब मैं पुलिस वालों को नहीं बताता कि मैं किसके साथ हूँ, क्या नहीं। मैं चुप करके जाकर ना जब उनको बुलाया जाता है, हालांकि पुलिस ने पर्चा दिया है 3-4 जुलाई को। पर्चा देने के बाद उसको बैंक का मैटर था थोड़ा सा, तो उसको बैंक के बाहर से ना मुलजिम को उठा लिया। मुलजिम को उठा के 3 दिन उन्होंने बंदी नहीं डाली, 3 दिन उसको उसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं डाली, ना ही उसको अदालत में पेश किया। अब जब मुझे इस साहिल हमारे पास आते हैं तो मैं ऐसे बैठा होता हूँ चुप करके, मामलात सारे सुनता हूँ। मामलात ये सुनता हूँ कि बजाय पुलिस तफ्तीशी अफसर है सफदर, वो उस मुकदमे से रिलेटेड बात करे। भाई जो तेरे पास मुकदमा है, एक उसका एफआईए में मैटर चल रहा है, वो एफआईए जाने, वो मुलजिम जाने, वो मुदई जाने, जो भी है बैंक जाने, उससे आप उसके ऊपर नहीं बोल सकते। आपके पास मुकदमा नंबर है 1946/24। आपका काम बनता है आप उससे रिलेटेड तफ्तीश करें, उसके बाद आप सारा कुछ वाइंड अप करें। अब तफ्तीशी क्या होता है, कहता है जी मुझे पहले तू दे एफआईए का सवाल का जवाब, फिर हम इस मुकदमे पे बात करेंगे। वहां पर मैं बोल पड़ता हूँ, मैंने कहा तफ्तीशी साहब ये बताएं आपके पास मुकदमा कौन सा है, एफआईए का है या आपका अपने थाने का है? उसने कहा आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं आपको कानून समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आपको जो नहीं पता आप इससे रिलेटेड बात करें तो आप उससे रिलेटेड बात ना करें, साहिल की जो है फौरी दाद रसी करें। आप बजाय उसको मामलात में उलझा रहे हैं, नहीं जो तू मुलजिम है, तू मुलजिम है। उसको इतना प्रेशराइज किया हुआ था उन्होंने, चीजें उससे लिखवाई जा रहे हैं प्रेशराइज में आके, मतलब कि इतने उनको सपोर्ट कर रहे थे मुदई पार्टी को। ठीक है, अब वो मैटर क्या था, सिर्फ उसके ऊपर 427 का दफात थी और 435 की दफात थी। ये दफात हैं शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगती है बैंक के अंदर और 16,000 रुपये सड़ जाते हैं, जिसमें वो बैंक वाले इल्जाम लगाते हैं जी, वो हालांकि लाखों रुपए पड़े होते हैं बैंक में, वो नहीं सड़ते, सिर्फ 16,000 रुपये सड़ते हैं, बाकी वो रकम सेव कर लेते हैं। अब वो बैंक का जो एरिया मैनेजर होते हैं वो भी मुअत्तल है, जिसमें एफआईए का केस चल रहा होता है, वो एफआईआर करवा देते हैं कैशियर के ऊपर, भाई इसने जान के आग लगाई है। जबकि वहां से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेते हैं कि हमने तमाम तर चीजें अपने शवाहिद इकट्ठे करके हमें मालूम हुआ कि ये शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी है और हमारा 16,000 रुपये जला है, ये हमें रिकवरी दी जाए। जबकि वो 16,000 रुपये उनसे भी रिकवर कर लेते हैं। अब तफ्तीश पुलिस अफसरान क्या करते हैं, उनके ऊपर पर्चा दे देते हैं, जबकि वो रिकवरी भी लिए खड़े हैं। अब उसको फंसा रहे हैं, फंसाने का एक तरीका बता रहा हूँ। रिकवरी भी ले ली, सब कुछ हो गया, पता है आग भी शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, तमाम तर उनके गवाह भी मौजूद है, सब कुछ है। अब बेचारे कैशियर को फंसा दिया। क्यों? वो जो एफआईए का केस चल रहा है वो तो सारा कुछ अपने ऊपर ले ले, हम भी बच जाएंगे, हमारी नौकरी भी बहाल हो जाएगी। भाई एफआईए का केस चल रहा है, एफआईए जाने तुम जानो। अब जब तफ्तीशी को मैंने कहा यार आपका मुकदमा ये है, आप इससे रिलेटेड बात करें, आप एफआईए के केस को ना छेड़ें। ठीक है, कहता जड़ तो वही है। मैंने कहा भाई आप ये पर्चा दे रहे हैं और ये इसके सबूत हैं, जो कि ये एडमिट कर रहे हैं कि मैंने सही करने की कोशिश की, वो चंगारी निकली और आग लग गई। फौरी तौर पर मैंने बुलाया और काम अपना स्टार्ट कर दिया। फिर उसकी ये हमारा अभी रवैया है थानों का साइलिन के साथ। ठीक है, अच्छा वो ये ना कि एक इंसान जो है ऑलरेडी एक मसले में फंसा हुआ है और आप उसे मजीद मेंटली तौर पे प्रेशराइज करके आप जो है उससे वो चीजें मनवाना चाहते हैं जो उसने नहीं की। अच्छा, ये जाहिर सी बात है, इस तरह के, ये तो आपने एक वाकया बताया जो आपने खुद देखा, और इस तरह के पता नहीं कितने वाकयात होंगे जिस पर जो है वो लोगों को, शहरियों को मसाइल का सामना
करना पड़ता होगा। हम अक्सर देखते हैं कचहरी, हम यहाँ से जब हमारा ऑफिस क्योंकि साथ ही है, तो हम जब कचहरी के बारे में कितना रश होता है और कितने दूर दराज से खवातीन, बच्चे, लोग आए हुए होते हैं, बुजुर्ग आए हुए होते हैं। मतलब जाहिर सी बात है हमारी कचहरियों की या अदालतों के हवाले से देखें तो उनकी केसेस में कितना, क्राइम के हवाले से बात करें तो क्राइम की रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई की बात करें तो मतलब तमाम जो इस टाइम देखते हैं मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम हमारा जो इस वक्त फेस कर रहे हैं। माइंड बन चुका है ना, वो बन चुका है जी पावरफुल बंदे के साथ हमने खड़ा होना है। ठीक है, गरीब के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अब वो चाहते हैं जी जो बैंक का गड़बड़ हुई है थोड़े से पैसों के, वो सारे यही दे दे। वो जबकि एफआईए में इंक्वायरी चल रही है, पुलिस अफसर को चाहिए था वो मुद्दई को भी कहता और मुलजिम को भी कहता कि मेरा ये मुकदमा है, मैं इससे रिलेटेड बात करूंगा, ना कि मैं आपके 29 लाख या 30 लाख या 35 लाख के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब वो सवाल ही उसने स्टार्ट कहां से किया? एफआईए की इंक्वायरी करने लग गया पुलिस वाला। अच्छा, ये करप्शन एक ऐसी जड़ है जो हम देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे से खत्म नहीं हो रही है। मतलब हमारे ये पूरे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जी करप्शन का खात्मा हो, लेकिन कैसे खात्मा हो? हर इदारे में आप जिस इदारे को उठा के देख लें वहाँ कहीं ना कहीं आपको इस तरह के लोग नजर आएंगे जो करप्शन करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, पुलिस के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत चीजें, क्योंकि ये चीजें सामने आई, खुद पुलिस वालों ने भी जो है वो पुलिस को जो है वो बेनकाब किया। बिल्कुल अच्छा, जिस तरह वो लास्ट टाइम हमने थाना मुमताजाबाद को जो हवाले से देखा कि वहाँ पर जो है शराब के हवाले से हमने देखा कि रोही की पूरी कोशिश होती है कि साहिल जो भी दफ्तर में आते हैं उनको फौरी इंसाफ दिलवाते हैं। हमारी अच्छा, ये जरूरी भी है। और हम लोग जाहिर सी बात है एक आम बंदे की आवाज बनकर यहाँ पर बैठे हैं, तो जितना हमसे हो सकता है हम तो जो कोशिश कर सकते हैं वो तो हमें करनी है। और फिर जाहिर सी बात है कि लोग जिस तरीके से मसाइल का शिकार हैं वो यही चाह रहे होते हैं कि हमें जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ मिले। अगर हम जाते हैं हमारी आवाज जो है वो हुक्मरानों तक पहुंचे और उस इशू को उठाया जाए। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम ये भी देखते हैं कि जहाँ चोरी डकैती की माजरत जहाँ चोरी डकैती की वाकयात हम देखते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि कत्ल के वाकयात भी जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है, एक तो हमारे यहाँ पर फैमिली सिस्टम में जो रंजिशें चलती हैं, जो एक दूसरे के साथ बहुत अना का मसला जो है, अदम बर्दाश्त हम जहाँ देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों के यहाँ जो है वो बर्दाश्त नहीं है और छोटी सी बात को जो है वो इशू बनाकर एक दूसरे को मारने मराने पर आ जाते हैं। और नुकसान क्या होता है? आपका अपना ही फैमिली मेम्बर जो है वो आपसे दूर चला जाता है। अच्छा, इस तरह के हमने बहुत सारे वाकयात देखे जो मोस्टली हमने देखा है कत्ल, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए जाते हैं। जैसे खानेवाल का भी हमने एक देखा वाकया, उसमें भी जो है वो माँ को भी कत्ल कर दिया, दोनों बहनों को भी कत्ल कर दिया भाई ने, कबीर वाला में। तो इसी तरह के ये भी वाकयात। और अभी जो हम कादरपुर के इलाके में भी जो है वो बात करते हैं कि इस टाइम वहाँ पर भी एक नौजवान की जो है उसको कत्ल किया गया। इस हवाले से जो है वो हम अहमद से जानेंगे। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम बात कर रहे थे कत्ल के वाकयात के हवाले से। जी अहमद, देखिए कादरपुर के इलाके में जो नौजवान कत्ल हुआ है ये गुज़श्ता हफ्ते की बात है। इसमें हुआ ऐसे कि ये नौजवान मलिक यासिन नामी है, ये लड़ाई छुड़वाने गया। लड़ाई हो रही थी आपस में रिश्तेदारों की, कज़नों की। ये उनकी लड़ाई, ये बैठ के वहाँ देख रहे थे। उसने कहा यार मेरे अपने रिश्तेदार लड़ रहे हैं। वो वहाँ पर जो छुड़वाने जो गया है, रिश्तेदार आपस में तनाज़ा हो रहा था उनका। पहले भी उनके मामूली रंजिश पे लड़ाइयाँ होती रहती थी, उनके केस चल रहे हैं एक दूसरे के। जब ये लड़ाई के अंदर कूदा, वहाँ पर लड़ाई मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। इसने दोनों पार्टियों को साइड पे करने की कोशिश की तो वहाँ से कुछ अफरादों ने पिस्टल निकाले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग के अंदर ये यासिर नामी जो नौजवान है तो इसको गोली लग गई। फौरी तौर पर इसको फिर निस्तर अस्पताल लेके आए। तो निस्तर जब लेके आए तो पता चला कि ये रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस तरह के वाकयात जो हैं वो कादरपुर की हदूद में, अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की ना, पिछले हफ्ते में 2 तो हमें वहाँ कत्ल के वाकयात रोनुमा हुए हैं और एक बच्चे की लाश मिली है। ठीक है, इस तरह के हमें, क्योंकि वहाँ पर बलोच फैमिली है, बलोच फैमिली वहाँ पर थाना कादरपुर पे अभी उसका एसएचओ भी चेंज हो गया। इसी कत्ल के वाकयात के बिना पर एसएचओ भी वहाँ का चेंज हो गया। और इसी एसएचओ के भी साथ ऐसे ही हुआ था
जो SHO भी मुअत्तल हुए, उनको चेंज किया है, वो भी लड़ाई छुड़वाने गए थे। लड़ाई हो रही थी, 1-5 हुई तो पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद जब लड़ाई में SHO खुद गया तो वहीं पर फिर फायरिंग स्टार्ट हो गई। फायरिंग स्टार्ट होगी तो SHO की आंख के ऊपर गोली लग गई। तो उसी फैमिली की लड़ाई थी, ये फिर उसी बात पे था और इसका कजन गया छुड़वाने तो इसको भी गोली लगी और ये भी मौके पे मर गया। जब हमने पुलिस से तफ्तीश की तो उन्होंने कहा जी इनकी दोनों ग्रुपों की पहले से लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं, एक दूसरे की इन्होंने कत्ल भी किए हुए हैं एक दूसरे के, तो रोजाना भी इनके लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन सवाल पुलिस क्या कर रही है, यहाँ पे सवालिया निशान पुलिस का पैदा होता है कि जब आपको पता है कि उनके बजाय उनके मजीद दुश्मनियां बढ़ने के, आप दोनों पार्टियों को बड़ों को बुलाएं, दोनों को। पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, पुलिस के पास इख्तियारात हैं, दोनों को बुलाएं, उनमें सुलह करवा दें। अब उनके हदूद में जाने से भी थाना डरता है कि हम नहीं जाते वहाँ। क्यों नहीं जाते? मैंने पुलिस से पूछा, क्यों? मैंने कहा यार आप ऐसे ऐसे मामला आते हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? कहते हैं जी उन्होंने जदीद असला रखा हुआ है, ये किया हुआ है। मतलब किस तरह से सवाल, मतलब कि खुद पुलिस वाले डरे हुए हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आप ऐसे तो फिर कुछ भी हो सकता है। इस पे तो मैं नो कमेंट से दूंगी, क्या कहे ये। फिर हमने जब अफसरान से बात की, मैंने अफसरान को बताया कि मैंने कहा सर SHO से मैंने ये बात पूछी तो SHO का ये जवाब था, तो फिर उन्होंने SHO को भी ही पकड़ के चेंज कर दिया। अब दूसरा SHO लगा, फिर मेरा दूसरे SHO से भी यही सवाल था। मैंने कहा यार आप क्या करोगे? मैंने सुना है कि वो बलोच फैमिली है, वो इस तरह से काम करते हैं, जदीद असला है उनके पास। उसने कहा मैं देख के अब आपको एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देता हूँ। अभी 3-4 दिन तो उसको भी हो गया, मुहर्रम है, चलो मैंने कहा मुहर्रम के बाद फिर दोबारा उससे फॉलो अप लेंगे कि क्या कार्रवाई की है उसने। क्योंकि अभी जिस तरीके से मुहर्रम उल हराम है, ये दिन मैं जिस तरह से बात करी थी, ये बड़े जाहिर सी बात है गम के दिन है, शोक के दिन है। लोग इसमें भी अल्लाह माफ़ी दे, लोगों के हालात जो देखती हूँ, तो जिस तरह के क्राइम, अच्छा क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम इंतज़ामिया, पुलिस, हमारे यहाँ पर इदारे जो हैं वो इसी तरफ उनका फोकस होता है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़े पुरअमन तरीके से हो जाएं। वहीं हम देखते हैं कि इस तरह के लोग जो क्राइम में मुलविस होते हैं उनको जो है ये फ़ायदा मिल जाता है और फिर वो जो है इस तरीके की कार्रवाइयाँ और लोगों को लूटना, डकैती की वारदातें, वो हमें फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। अच्छा, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो पुलिस को कुछ ना कुछ प्लान करके रखना चाहिए ताकि शहरियों को भी जो है जो इस इवेंट के साथ जो है, ताकि बाकी लोगों को भी कहीं अगर कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो वहाँ पर भी उनको बिल्कुल पहुँचना चाहिए। मैडम देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो इस वक्त फ्लॉप है मेरे अंदाजे में, क्योंकि इस वक्त अगर कोई कार्रवाई कर रही है ना तो डॉल्फिन और मुहाफिज कर रही है। अब डॉल्फिन और मुहाफिज बनाई किस लिए गई थी? स्ट्रीट क्राइम को रोकने के हवाले से। अब स्ट्रीट क्राइम भी तो कहाँ रुक रहा है? मैं वही बता रहा हूँ। जिस फोर्स के लिए बनाया जाता है उसको उसके लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हमारी जो चाहे कॉलोनीज हैं, चाहे जो कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जहाँ पर बहुत पैसा खर्च किया गया, लेकिन जब उनकी हालात देखते हैं तो वहाँ पे लाइट्स भी नहीं होती, आपके वहाँ पे रोड्स भी टूट फूट का शिकार हैं। अच्छा, फिर आपको एक तो सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा आपको नाकिस इंतजाम दिखाई देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर गली मोहल्लों की बात कर लेते हैं तो आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी माशाल्लाह यही सूरत हाल है कि वहाँ पर लाइट्स नहीं होती। शहरियों को मजीद क्योंकि अंधेरा हो तो जाहिर सी बात है किसी को क्या पता कि कहाँ से लोग आ रहे हैं और किस तरह के लोग। आजकल तो लोगों ने भी अजीब तरीके से जो है वो खुद को इस तरह लपेटा हुआ होता है कि बंदे को जो है वो फौरन से होता है कि यार ये कहीं आगे मुझे जो है वो लूट ही ना ले, आगे ये डाकू तो नहीं है। जाहिर सी बात बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, तो लोग जो हैं वो अब बहुत ज्यादा क्राइम की तरफ जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं और स्पेशली हमारे टीनेजर बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे, वही मैं बता रहा हूँ ना, जिस फोर्स के लिए बनाया जाता है उसको उसके लिए, उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। डॉल्फिन और मुहाफिज को बनाया स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए, उनको लगा दिया रोडों पे। अच्छा, वो भी जगह जगह खड़े होते हैं ऐसे लोगों को जिनका कोई कंसर्न नहीं, बेचारे बहुत जो जिनका कोई उसमें नहीं होता लेना देना, वो बेचारे उनको रोक के खड़े हुए। अब वो जो पुलिस गैजेट ऐप है उसके जरिए चेक करते हैं, अगर वो क्रिमिनल होता है तो थाने वाले भी कह देते हैं। अब वो कार्रवाई किसकी बन जाती है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस की। हमने जी सर चोर पकड़ा है, ठीक है, इस तरह से, या हमने डकैत पकड़ लिया, अब वो थाने की कार्रवाई बन गई, क्रेडिट उनको मिल गया। अब बात ये थानों में बैठ के अपने मजे कर रहे हैं। कुछ भी मामला होता है या डॉल्फिन अगर मुहाफिज टीम उस रोड पे है तो फौरी तौर पे वो चली जाएगी, जैसे 15 अगर नहीं है
उसके बाद फिर थाने वाले कहेंगे जी आप थाने आ जाओ, क्राइम को कंट्रोल की, ये क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, हमारे पास नफरी भी बहुत है, हमारे पास दिमाग भी बहुत है, हमारे पास काम करने वाले बंदे भी बहुत हैं, लेकिन किसी भी चीज को हमें फंक्शनल नहीं किया जा रहा। अब स्ट्रीट क्राइम हो रहा है सिर्फ डॉल्फिन की वजह से। डॉल्फिन अगर स्ट्रीट क्राइम में गलियों में घूमेगी तो कैसे होगा? नहीं होगा। उनको पता होगा कि ये गलियां, अगर कोई भी डाकू इस तरफ जाएगा तो आगे से हमारी दूसरी हम उसको वायरलेस से फौरी तौर पर बता देंगे इस गली में मोड़ है, आप इसको पकड़ लो। एक तो वहां से क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है हमारे पास, इसको चाहिए कि अफसरान को चाहिए कि इनको लगाएं रोडों पे, जो डॉल्फिन और मुहाफिज है उनको जो उनका काम है वो सौंपा जाए, उनको गलियों में तैनात किया जाए। इनको अब ड्यूटियां चेक नहीं हो रही, अब जो गश्त करनी है कोई चेक करने वाला नहीं है, ठीक है। 6 लीटर इनको 7 लीटर पेट्रोल मिलता है गश्त का, ठीक है, कोई पता नहीं कहाँ जाता है। गश्त बिल्कुल भी नहीं होती, बस एक चक्कर लगा लिया, गश्त हो गई, रिपोर्ट बन गई, तस्वीरें बनवा के दे दी, वही हमने नाका लगाया होगा। 5 मिनट नाका लगाएंगे, उसके बाद तस्वीरें बना के दे दी, जी सर जी हमने नाका लगा लिया तो काम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो मड्डी बिस्तरा बनेगा। नाका भी कितने हैं? मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट का नाका लगाते हैं। मुझे याद है, मैंने अभी 2 महीने हो गए मुल्तान में कोई नाका नहीं देखा। कोई एक नाका दिखा दें कि मुल्तान में कोई लगा हुआ और या कोई बंदा वहां से पकड़ा हुआ। लगते हैं अफसरान जब कहते हैं ना जी नाका लगाओ, ठीक है, फौरी तौर पे। अच्छा ये नाका कैसे लगाते हैं? पता चलेगा ना जी सीपीओ साहब राउंड पे हैं, चेक कर रहे हैं, फौरी तौर पे टीम मौके पे पहुंच जाएगी, तस्वीरें बनाएंगे, ग्रुपों में चली जाएंगी, ग्रुपों में जाके सीपीओ साहब खुश हो जाएंगे जी टीम काम कर रही है। अब उसके बाद क्या होता है, जब सीपीओ साहब राउंड करके चले जाते हैं, पीछे से फिर चलो जी अगली वायरलेस आ जाती है, जी फलानी जगह पहुंच गए हैं, पीछे वाले वो गाड़ी स्टार्ट करते थाने में जाके। बात है कि पुलिस के कुछ अच्छे काम भी हैं जिनको हम हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा हमारा सिस्टम जो है वो उसमें बिगाड़ है, जिसको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ हमारे जितने भी अफसरान हैं उनको ये है कि जो आप देखें कि जो हमारे थानों में इस टाइम स्पेशली स्टाफ है उनको उनकी तरबियत करना बड़ा जरूरी है, उनकी ट्रेनिंग, उनका रवैया जो है वो बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि शहरियों के मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। और इसके साथ ही हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज आपको थोड़ा सा बता दूं कि महकमा तालीम के हवाले से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि स्कूल में जो वर्कशॉप्स, कारखानों और दुकानों पर जो काम करने वाले बच्चे होते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि उन लोगों को किस तरीके से तालीम दी जा सकती है, तो उस हवाले से ये स्कूल जो है वो दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ होंगे। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और 8 बजे से 10 बजे तक जो है ये ओपन होंगे। और इसका जो है हम बात करेंगे, ये भी जो है प्रोजेक्ट जो है वो चल भी रहा है और ऐसे बच्चों को तालीम दी जा रही है, ताकि जाहिर सी बात है, हम बात करते हैं ना, तालीम सबका जो है वो हक है। तो जो इस हवाले से प्रोजेक्ट है उसी से रिलेटेड हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। वकास अनवर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेंट्रल इंचार्ज सुबह 9 स्कूल डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही आज एक ऐसा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जो काम के साथ साथ जो है वो तालीम भी हासिल कर रहा है। तो हमारे साथ जो है वो साहिल अब्बास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहिल? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं, शुक्रिया आपको। अच्छा, क्योंकि हम लोग तालीम के हवाले से बात करते हैं कि तालीमी मयार को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, और जिस तरीके से महंगाई भी है, तमाम मसाइल भी हैं, उसके बावजूद जो है पेरेंट्स भी सम टाइम परेशान हो जाते हैं कि हम जहाँ पर इतने सारे बच्चे हों वहाँ पर तमाम बच्चों को तालीम नहीं दिलाई जा सकती। जाहिर सी बात है, ऐसे बच्चे के ठीक है जी, ये हमारी इनकम के हवाले से भी है कि ये साथ साथ अर्निंग भी करेंगे और घर का सिस्टम भी हमारा चलता रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाह रहे होते हैं, तालीम हासिल करना चाह रहे होते हैं और मुआशरे में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाह रहे होते हैं। इस हवाले से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है महकमा तालीम के हवाले से, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा नाम वकास अनवर कुरैशी है और मैं सेंटर इंचार्ज गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का सुबह 9 का सेंटर इंचार्ज हूँ। तो ये प्रोजेक्ट 2021 में डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब ने इसको स्टार्ट लिया था।
डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब ने सोचा कि हर बच्चा, तालीम जैसे हर बच्चे का बुनियादी हक है, जैसे आपने खुद कहा अभी, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे की कफालत करेगा उसकी तालीम और तरबियत के हवाले से। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिसमें हमारी जो पॉवर्टी है वो मेन रीज़न है, और आगाही भी नहीं है लोगों में। हमारे माशरे में जो बढ़ती हुई आबादी है वो भी इसमें अपना हिस्सा डालती है। तो बच्चों की जो आउट ऑफ चिल्ड्रन की तादाद है वो तकरीबन पंजाब में 2 करोड़ से ज़्यादा है, और इसमें मज़ीद तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। तो इस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद को कंट्रोल करने के लिए हमारे साउथ पंजाब के सेक्रेटरी एजुकेशन 2021 में डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसको सुबह 9 का नाम दिया गया था। इसमें उन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई करके स्कूल्स में वापस लाना था जो बच्चे किसी भी वजह से, गुर्बत की वजह से या कोरोना की वजह से स्कूलों से ड्रॉप हुए थे और किसी न किसी अपने काम से मुंसलिक हो गए थे, दुकानों पे एज ए वर्कशॉप, कार मैकेनिक, कोई कार इलेक्ट्रीशियन, कोई हॉकर, कोई शॉपकीपर, सेल्समैन, किसी भी तरह के फील्ड से रिलेटेड थे। तो हमारी टीम ने, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की टीम हमारी एक बनाई गई थी, हमारी टीम ने तमाम मुल्तान की जितनी भी मार्केट्स हैं उनमें विजिट्स किए, उनके चेयरमैन, उनके प्रेसिडेंट, उन सब के साथ बैठकर एक लाहे अमल तैयार किया गया, और फिर बच्चों को जो था उनको हमने जाके ब्रीफिंग्स दी कि इस तरह से आपके लिए एक स्कूल स्टार्ट किया जा रहा है। जो बच्चे दोबारा से अपने ख्वाबों की ताबीर चाहते हैं, जिनकी आंखों में अभी चमक है पढ़ने की, तो वो बच्चे आएँ, हम उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और इसमें बहुत बड़ा किरदार, मैं फिर से कहूँगा, साउथ सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर एहतशाम अनवर और उनकी पूरी टीम, मिस हिना चौधरी SO, डॉक्टर मजहर अलग साहब, डिप्टी सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी टीम, इन सब ने बहुत कोशिश की इन बच्चों के लिए। अच्छा, इसके साथ ही हम साहिल से भी जानेंगे। साहिल, थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताएं, कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साहिल अब्बास है और मैं बुखारी बैटरी सर्विस ऑटो इलेक्ट्रीशियन कार AC का काम कर रहा हूँ, और एज ए कार इलेक्ट्रीशियन AC है। और कोरोना की वजह से और घर के हालात की वजह से मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पाया और काम पर लग गया। उसके बाद अब मैं सुबह 9 स्कूल में ARP मिडिल टेक का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कैसे पता चला और फिर कैसे पढ़ाई का शौक होगा? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई का बहुत शौक था। मेरे जो स्कूल में रिजल्ट थे ना, मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनमें से तीनों पोजीशन में से कभी नीचे नहीं आया। अच्छा, और जब मैं इनमें से कम अगर फोर्थ पे आता था तो मेरे वालिद भी खुश नहीं होते थे, वो कहते थे भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये लास्ट है आपके लिए। जी, सही। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? हम 6 बहन भाई हैं, 2 बहनें, 4 भाई। अच्छा, माशाल्लाह से। तो वो तमाम बहन भाई जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं? जी, 2 तो अभी, एक मेरे साथ ही है जो कार मैकेनिक का काम करता है। अच्छा। और उसके साथ 2 बहनें, वो एक कॉस्मेटिक और काम ठीक नहीं है, और अच्छा। दूसरे भाई एक, मतलब सारे जो है वो काम कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं ताकि जो है वो आगे। एक है जो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा जी, आप पढ़ रहे हैं और एक और है? जी, दोनों पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, सही है। क्या देखते हैं, क्या मुश्किलात आपने ये स्टार्ट लिया क्लासेस के हवाले से, कोई मुश्किलात पेश आई आपको? जी, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किलात सामने, क्योंकि हमारी जब काम पे जाते हैं ना तो ऑफ का टाइम होता है, कभी 1 भी बज जाता है, 2 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। इसलिए ना अब रात को जितनी हम लेट सोएंगे, हमें नींद तो पूरी करनी है, सुबह फिर जल्दी उठना, उसके साथ साथ टाइम के साथ साथ हमने मुश्किलात तो हुई है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैनेज कर लिया। सही है। तो जहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने भी इजाजत दे दी कि हाँ ठीक है जाओ जी? जी, उन्होंने भी इजाजत दे दी है। अच्छा। थोड़ी बहुत उन्हें कहा है भाई, उन्हें जबरदस्ती बनाया गया होगा, है ना? तो उन्हें कहा गया भाई, स्टार्टिंग में उनको भी हुई थी कि भाई काम पर लेट से आता है, और काम की भी उनकी हुई, जैसे कि आपको मालूम है हर काम में मुश्किलात तो कहीं ना कहीं हर्डल्स होती हैं। इनके जो असातिज़ा कराम थे, जो इनके असातिज़ा कराम वर्कशॉप के थे,
और वो उनको थोड़ा इस बात पे कायल करना, हाँ जी, उनको सख्त मिजाज के भी होते हैं। हाँ। उनको इस बात पे कायल करना कि बच्चा आपके जो है ना आपके काम के ऊपर इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सही है। ये अगर आप कहते हैं कि इसने वर्कशॉप खोलनी है तो आपकी वर्कशॉप अगर 10 बजे खुलती है तो हम फ्लेक्सिबल हैं। हम नॉन फॉर्मल जो है वो मतलब ही फ्लेक्सिबिलिटी का है। सही। हम इस बच्चे को ये नहीं है कि अगर हमारी टाइमिंग 10 बजे तक है तो हम इसको 10 बजे तक ही बिठाएंगे। अगर बच्चा चाह रहा है कि सर आज मेरे जो दुकान का मालिक है या जो ओनर है मेरे शॉप का वो चाह रहा है कि मैं 9:30 आऊँ, तो हम इसे 9:30 बजे रिलैक्स कर देते हैं। सही। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है पढ़ाने का वो है टोटल नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन सिस्टम। अच्छा। और ये टोटली रिलायबल है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे इन टाइमिंग्स, इन ड्यूरेशन, तो ये हमारा सेटअप जो है कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है पेरेंट्स को भी सम टाइम जो है वो इस चीज पे आमादा करना और के जायद के काम के साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी करनी है। आपको क्या वैसे मुश्किल आता है इस हवाले से, बच्चों की तादाद को लेकर और इस तमाम प्रोजेक्ट को लेकर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी टीम ने ग्राउंड रियलिटीज से जो हम फेस करके जो है ना यहाँ तक पहुंचे, तो हमें सबसे ज्यादा जो हर्डल्स हमें फेस करनी पड़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट्स की जो टाइमिंग्स थी इनके शॉप ओनर्स की, उनकी तरफ से थी। आप यकीन करें जिस भी वालिद के घर हम उसकी रजामंदी के लिए जाते थे वो बहुत खुश होते थे और वो दुआएं देते थे कि जिस बंदे ने ये काम स्टार्ट किया, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हम गुर्बत की वजह से हमने बच्चे को स्किल सिखानी ही सिखानी है। तो हम बच्चे को 8 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए स्कूलिंग उसकी हम नहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई काम हो जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास है और उससे बच्चे के हमारा जो काम पे जाता है वो इफेक्ट नहीं पड़े होगी, तो वो 100% होली सोली जो है ना वो राजी होते हैं कि हम बच्चे को जो है ना भेजेंगे आपके पास। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ लिख कर एक अच्छी जगह सेटल हो तमाम की, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे जिस तरीके इस टाइम मुल्क की सूरत हाल चल रही है उसमें यह है कि चाहे बच्चों की तादाद बढ़ी है, फिर एजुकेशन भी हमारी महंगी है और वो दिन ब दिन महंगी ही होती जा रही है, उसमें फिर बच्चों का तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि तमाम बच्चे जो है वो काम के साथ साथ तालीम भी हासिल कर सकेंगे। तो आपके पेरेंट्स की क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मैंने पढ़ना भी है और चले काम भी सीखूंगा? नहीं, मेरे वालिदैन के तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे कहा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जी ठीक है, तो उन्होंने फौरन आमादा हो गया कि हाँ ठीक है। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि भाई मेरे वालिद एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो चाहते थे कि जैसे मैंने मजदूरी किया मेरे बच्चे वैसे मजदूरी न करें, एक अच्छी जॉब करें, कोई अच्छी जगह पे पढ़ लिख के। मेरे वालिद ने जब से हम छोटे थे ना तब से हमें किसी चीज की टेंशन नहीं दी, किसी किस्म का मसला, किसी हमारी पढ़ाई के कोई माँ बाप का रिश्ता होता ही ऐसा है और इतना खूबसूरत रिश्ता होता है कि ये अपने ऊपर तमाम मुश्किलात जो हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपनी औलाद के लिए जो है वो यही है कि बेहतर सोचेंगे और कभी कोई मुश्किल नहीं आने देंगे ना। जाहिर सी बात है। फिर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो हालात की वजह से मजबूर होते हैं, और अगर हम सोसाइटी का दूसरा रुख देखें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को मजबूर करते हैं भीख मांगने पर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फिर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्राइम की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये इस तरह का भी हमारे पास एक ऐसा रुख है जहाँ पर जबरदस्ती जबरन जो है वो काम करवाया जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि हमें जब हम फील्ड विजिट पे जाते हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर हम 100 बच्चे को इस प्रोजेक्ट के बारे में आगाही देते हैं तो हमारे पास जो बच्चे चल कर आते हैं इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए, इस प्रोजेक्ट में इनरोलमेंट दाखिला लेने के लिए, तो वो 100 में से सिर्फ 10 बच्चे होते हैं जिनकी आंखों में कोई ख्वाब हैं, जो अपने कोई ख्वाबों की ताबीर चाहते हैं। बाकी जो 90% बच्चे हैं या तो वो फोर्स किए गए हैं लेबर की तरफ, या वो उनकी विलिंगनेस है, वो इस तरह के मतलब उनकी कोई इनहेरेंट है कि उनके वालिदैन ने ये पेशा चूज किया था जिसको वो तब्दील नहीं करना चाहते। तो आपका ये पहलू बिल्कुल दुरुस्त है। माशरे में ये चीज भी है कि वो लाजमी भीख मांगना ही, भीख मांग के ही गुजारा करना चाहते हैं। बाहर जब निकली हुई होती है तो जाहिर सी बात है अब तो आपको जहाँ पे भी आप रुकेंगे तो बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे जो मांगने के लिए। अच्छा, उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे आए हुए होते हैं जिसमें वो
आपसे डिमांड कर रहे होते हैं कि खाना ले दो या फिर पैसे दे दो। अच्छा, मोस्टली पैसों के ही होता है, खाने का बहुत कम लोग कहते हैं, वरना मोस्टली होते हैं बच्चे छोटे छोटे यही कह रहे होते हैं हमें पैसे दे दो। तो एक भी मैंने ऐसे ही मैंने बच्चे को, मैं कहा चलो आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी सही, अपने घर भी रखूंगी और तुम्हारा सही अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो और नहीं, मैंने आपके साथ नहीं जाना मेरे अपने माँ बाप है। मैंने कहा अपने माँ बाप है तो कोई मसला नहीं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। लेकिन वो बच्ची, जाहिर सी बात है कि उनको ट्रेन इस तरीके से किया जाता है बच्चों के माइंड को कि वो समटाइम ऐसा लगता है कि किसी आप मैच्योर बंदे के साथ बात कर रहे हैं, कि बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई मिले तो उसे आप हमारे प्रोजेक्ट की तरफ रेफर कीजिएगा। मैं डिग्री खोलती हूँ तो मैं डालती हूँ सबको बीच में तो अक्सर मेरे वालिद साहब भी कह रहे होते हैं कि तुम क्या इनको छेड़ती हो मैंने कहा नहीं, इनको मैंने कहा जरा डालते हैं ना, इनको ले जाते हैं, वो तो फौरन भाग जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें बात करते हैं सर प्रोजेक्ट के हवाले से। नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सर। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जहां हम बच्चों की तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं पर हम ये भी जानेंगे जिस तरीके से जाहिर सी बात इनको 2 घंटे के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें क्या कंटेंट है, सिलेबस के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा, और बच्चे किस तरीके से इसमें शामिल हो सकते हैं, इस हवाले से भी। जी, इसमें हमारे प्राइमरी लेवल को हम पैकेज ए, बी और सी में डिवाइड किया गया है 5वीं क्लास तक के लिए। ठीक है। उसकी जो ड्यूरेशन है वो 30 मंथ्स है। ठीक है। अगर हम फार्मर स्कूल में देखें तो जो प्राइमरी लेवल है वो तकरीबन 6 से 7 साल पर मुश्तमिल है। मतलब बच्चा नर्सरी, प्रेप 1, 2, 3 एंड देन 4, 5 में जाता है। इसमें मैम हमारा ये है कि बच्चा जो है हमारे पास जैसे भी फील्ड से बच्चा हमारे स्कूल के में दाखिल होता है, हम उसे सबसे पहले बड़ी शफकत के साथ, बड़े फ्रेंडली माहौल में उससे एक प्लेसमेंट टेस्ट देते हैं। ठीक है। वो प्लेसमेंट टेस्ट, अगर वो बच्चा उस पैकेज ए के प्लेसमेंट टेस्ट को अगर वो क्वालिफाई कर लेता है, पास कर लेता है पहले दिन ही अगर, तो हम उसे नेक्स्ट डे पर पैकेज बी का प्लेसमेंट टेस्ट दे देते हैं उस बच्चे को। ठीक है। अगर वो बच्चा उस पैकेज बी के टेस्ट को भी पास कर लेता है, क्वालिफाई कर लेता है, जो कि एक रेयर केस अगर होगा, तो फिर हम उसे पैकेज सी में इनरोल कर देते हैं या उसे पैकेज सी का टेस्ट दे देंगे। ठीक है। तो ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो लर्निंग हिस्ट्री होती है वो भूल चुका होता है, वो मार्केट में और दुकान पे और पढ़ाई से हट के उसकी जो यादाश्त होती है पढ़ाई के हवाले से, जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी जो है ना उसको भूल चुकी होती हैं। तो मोस्टली जो है 90% जो इनरोलमेंट है वो हमारे पास पैकेज ए में होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैकेज ए, बी और सी क्या है। पैकेज ए जो है वो 2 क्लासों को मर्ज करके एक पैकेज डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, ठीक है। 2 क्लासों के जो SLOs हैं उनको चंक्स निकाल के पैकेज ए की बुक्स डिज़ाइन की गई हैं, जो कि अव्वल अदना और अव्वल आला जिसको हम कहते हैं। ठीक है। वो पैकेज ए हो गया हमारा। पैकेज बी भी सेम एज 2 क्लासों के SLOs को मर्ज करके पैकेज बी की बुक्स को डिजाइन किया गया है, जिसमें दूसरी और तीसरी क्लास है। ठीक है। इसी तरह से जो पैकेज सी है हमारे पास, वो चहारुम और पंजुम के जो SLOs हैं बुक्स के, उसके चंक्स को निकाल के उसकी बुक्स को डिजाइन किया गया है। और बुक्स जो डिजाइन की गई हैं वो जायका के तामुन से, जायका में बुक्स प्रोवाइड करता है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इस प्रोजेक्ट में तमाम तरह की टेक्निकल सपोर्ट और कोर्स कंटेंट जो है वो हमें जायका की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और हमारी जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उसमें भी हमें जायका और साउथ सेक्रेटरीट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये हमें सपोर्ट करते हैं। कितने टीचर्स इस टाइम काम कर रहे हैं? मैम हमारे इस ज़िले मुल्तान में, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में 3 सेंटर काम कर रहे हैं। ठीक है। एक सेंटर जो है वो बच्चियों के लिए है, फीमेल्स के लिए है, जो कि गवर्नमेंट मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल है कलमा चौक पर। ठीक है। और ये 2 सेंटर जो हैं वो लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए, जिसमें एक सेंटर है गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल मुल्तान और एक है गवर्नमेंट MC रहीमाबाद, प्राइमरी रहीमाबाद। अच्छा। तो जो हमारे टीचर की रिक्रूटमेंट है, अपना रिक्रूटमेंट है पायलट में, जहाँ पर 3 गवर्नमेंट के टीचर्स हैं। अच्छा। और 3 प्राइवेट टीचर्स हैं। ठीक है। इसी तरह से मुस्लिम स्कूल में एक गवर्नमेंट टीचर हैं, वो डील कर रही हैं बच्चों को। ठीक है। और इसी तरह से पायलट MC रहीमाबाद में एक गवर्नमेंट का टीचर है और 3 जो है वो प्राइवेट टीचर्स वहाँ काम कर रहे हैं।
ठीक हो गया। और बच्चों की तादाद टोटल कितनी है? बच्चों की तादाद डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में इस टाइम 100+ है। अच्छा, ठीक है। और वो तालीम हासिल कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम हो गए हैं, जो आउट ऑफ स्कूल हो चुके थे ठीक, वो 100 से ज्यादा हो चुके हैं। और इस सफर को 100 का फिगर टच करने में इसमें हमारी पूरी टीम की मेहनत, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, जाहिर सी बात है। और फिर कोई भी आप अच्छा कदम बढ़ाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है आपको रुकावटें भी आती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप बिल्कुल सिंसियर होके आप उसके ऊपर फोकस करते हैं तो फिर कारवां बनता ही चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अब कारवां बनते बनते माशाल्लाह काफिला बन चुका है। सही है। अच्छा साहिल, ये बताओ कि जाहिर सी बात है जिस तरह से होमवर्क दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उस हवाले से भी थोड़ा हमें बताओ कि क्या पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, टीचर्स किस तरीके से जो है वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते? जैसे टीचर तो हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से, जैसे दोस्तों के साथ ऐसे से पहले दोस्त ही है टीचर हमारे साथ, तो जो होमवर्क देते हैं वो टाइम निकालना पड़ता है, फिर शाम को जब शॉप से वापस घर जाते होगे तभी, है ना जी। तो फिर अच्छा, क्या अभी तक जो पढ़ा है लिखा है कितना समझ आया? समझ तो काफी कुछ आ गया है। हाँ। मतलब कि अगर शॉप पे पहले मैं जाता था ना तो मुझे बिल शिल ये वगैरह गाहक से डील करना वो नहीं आता था। मतलब कि ये अगर अच्छा पढ़ा लिखा अगर हमारे साथ सामने आता है तो उसके साथ डील कैसे करते हैं, गाहक को कैसे मुतमईन करते हैं अपने काम के लिए, तो इससे बहुत मुझे आया फायदा हुआ। साथ मार्केटिंग का भी जो है वो सही हो गया। अच्छा ये बताओ, आना जाना कैसे होता है फिर? स्टेशनरी जो है वो बुक्स वगैरह है वो किस तरीके से जो है टीचर्स की तरफ से मिल रही हैं इस प्रोजेक्ट में, या आप खुद? नहीं, वो टीचर्स और डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मिल रही हैं, जो पेंसिल रबर शार्पनर जो कुछ भी है, पेन वगैरह रजिस्टर तमाम आल। अच्छा ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट में ही शामिल है, वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी। किस तरह के स्टूडेंट हो, लाइक हो या बस ऐसे ही? लाइक जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो समझ लेंगे। ये मैं बताता हूँ। ये टीचर बताएंगे बेहतर। ये माशाल्लाह जब तक अपने फार्मर स्कूल में था तो अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। हमने इसके जो फार्मर स्कूल में जब ये पढ़ता था तो वहाँ के हेड साहब से भी राब्ता किया कि इसकी पोजीशन क्या थी स्कूल में, तो उन्होंने भी बताया वो बहुत खुश थे इससे कि ये, और वो बहुत इस बात पे परेशान भी थे कि यार एक पढ़ता अच्छा खासा पढ़ता बच्चा जो है गुर्बत की वजह से और कोरोना के मसाइल की वजह से हमारे स्कूल को छोड़ के और वर्कशॉप को ज्वाइन किया। और फिर वो खुश इस बात पे थे कि चलो वो वापस दोबारा पढ़ाई की तरफ इस प्रोजेक्ट की वजह से आ गया। ये माशाल्लाह फार्मर स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आता था, और यहाँ पे भी अब इसने पैकेज ए को भी 2 से 3 माह में, जिसकी ड्यूरेशन 8 माह थी, पैकेज ए की ड्यूरेशन 8 माह है, इसने उसको 2 माह में कवर किया। अच्छा, और उसके बाद पैकेज बी की ड्यूरेशन भी हमारी 8 से 10 माह है, इसने उस पैकेज को भी 1 से 1.5 माह में कवर किया। अच्छा। उसके बाद पैकेज सी को इसने 6 माह में कवर किया। और माशाल्लाह फिर ये हमारे पास ALP मिडिल टेक का हमारा एक प्रोग्राम था जो जायका और AIOU अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया गया था। उसमें 3 सेमेस्टर थे, जिसमें पहले सेमेस्टर को पैकेज डी का नाम दिया गया था और दूसरे सेमेस्टर को पैकेज ई का नाम दिया गया था, और तीसरे सेमेस्टर को टेक्निकल स्पोर्ट्स सेमेस्टर करार दिया गया था। इस बच्चे ने 6 माह में वो जो ड्यूरेशन होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें इसने अपने तमाम सब्जेक्ट्स को क्लियर किया। उसी तरह पैकेज ई का जो था 2, उसमें भी अपने तमाम सब्जेक्ट्स को क्लियर किया। और अब इनके 2 जुलाई को इनका वाइवा था HVACR, जो टेक्निकल सब्जेक्ट जो नेफ्टक इनको सर्टिफिकेशन करेगा, तो ये 2 जुलाई को इसने माशाल्लाह अपना वाइवा भी क्लियर कर लिया। इसका मतलब है पिकिंग पावर भी अच्छी है, ज़हीन बच्चा है। ज़हीन बच्चा है। ऐसे ही है ना जी। अच्छा ये बताओ कि जहानत स्किल में कितनी है जो आप अपना काम सीख रहे हो, उसको कितने टाइम में सीखा? उसको टाइम, ये जो मैं काम सीख रहा हूँ ये तो ऐसे समझ लीजिए दरिया है, इसको जितना मर्जी सीख ले ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम अभी मुझे 5 ईयर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह काम काफी सारा सीख गया। अच्छा जी। उस्ताद खुश हैं तुमसे? जी खुश है। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा वैसे ही जो है जाहिर सी बात है कि जो एक उस्ताद का और स्टूडेंट का आपस में एक ताल्लुक होता है वो बड़ा खूबसूरत ताल्लुक होता है, क्योंकि आप एक टीचर ही जो है वो उसकी तरबियत कर रहा होता है हर तरीके से, करैक्टर को भी लेकर, और ताकि वो माशरे में एक अपना बेहतर रोल प्ले कर सके। अच्छा अभी आप क्या समझते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो किन चीज़ों को बेहतर होने की मजीद ज़रूरत है? देखिए इसमें हम
जो हमारा मेन फोकस होता है वो तो तालीम तो है ही है, लेकिन जो उसके बाद जो हमारा मेन फोकस है इन बच्चों की तरबियत है। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि वर्कशॉप हो या चाहे कोई भी मार्केट हो, वहाँ पर बच्चों की लैंग्वेज के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन बच्चों के साथ इनके उस्ताद जो हैं, जो कार मैकेनिक जो उस्ताद है या जो भी इनके शॉप ओनर्स हैं, वो बड़ी वल्गर लैंग्वेज जो है ना इनके साथ यूज करते थे। इनको अब्यूज भी करना कि ये और इनको मारना पीटना। तो ये एक ट्रेंड है हमारे पाकिस्तान में मार्केट्स का। इसको चेंज होने के लिए बहुत जो है ना हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ना छोटे छोटे बच्चे बेचारे जो अभी जिनका बचपन होता है खेलने कूदने का और वो बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो एक वाकया भी हुआ था जिसमें बच्चे को जो है वो तशद्दुद उसके ऊपर किया गया था, गरम कढ़ाई में तेल में उसका जो है वो हाथ जला दिए गए थे। इसी तरह बहुत सारे हम देखते हैं कि जिसमें उनको बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जाता है, मारा पीटा जाता है। स्पेशली जाहिर सी बात है पेरेंट्स तो साथ होते नहीं है, तो वो जो उस्ताद होता है वो बच्चे को जो है वो इस तरीके से जो है वो निशाना बनाता है कि बच्चे के ऊपर बहुत जुल्म जबर करके, और बच्चे का जाहिर सी बात है आप उसको मेंटली भी साइकोलॉजिकल भी उसको जब वो ये चीजें देखता है तो फिर वो आगे मुआशरे में वही चीजें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके दूसरों को भी वो उसी तरीके से तकलीफ से गुजारता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें अब अगर ये बच्चे आज अभी सीखने के मराहिल में हैं, अगर ये आज उस्ताद से कार एसी का काम सीख रहा है, आज से 10 साल बाद इसकी अगर तरबियत हम लोगों ने ना की बीइंग टीचर, तो इसने अपनी दुकान बनानी है और इसके पास ऐसे ही छोटे बच्चे आने हैं, तो इसने बदला उन्हीं बच्चों से लेना है। बिल्कुल ऐसे। और ये एक ट्रेंड होगा जो फिर चलता रहेगा अगर इसमें हमने रुकावट ना की, अगर हमने इसके अंदर बच्चों की तरबियत ना की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तुम्हें देख भी रहे होंगे साहिल, कोई मैसेज देना चाहोगे उनको, कुछ कहना चाहोगे? यही कि वो तालीम की तरह हमारे स्कूल प्रोग्राम में अपना हिस्सा पार्टिसिपेट करें, तालीम हासिल करें, काम भी करें लेकिन तालीम भी जरूर हासिल करें। ठीक है साहिल, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और इसके साथ ही एक और स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अब्दुर्रहमान? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं आपको। अच्छा, हम अब्दुर्रहमान से भी उनकी जर्नी जानेंगे कि अब्दुर्रहमान जो है वो किस तरीके से जो है स्कूल में आए, तालीम भी हासिल कर रहे हैं और जो है ये एक स्टेशनरी जो शॉप पर जो है काम करते थे और उसके साथ जो है ये अब अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। तो इस जर्नी के हवाले से बताओ अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं पहले शॉप पे काम कर रहा होता था, तो मुझे पढ़ाई कुछ भी बिल शिल कुछ भी नहीं बना था। तो एक दिन सर साथ हमारे पास आए, तो उन्होंने बाबा को बताया, उन्होंने सारा कन्फ्रेंस किया, बाबा को लैब दिखाई, हर चीज़ दिखाया। तो बाबा ने फिर मान ले, बाबा मुश्किल से माने थोड़े। फिर हम स्कूल गए तो फिर वहाँ पे हमें पढ़ना आया। अब बाबा इतने वो हो रहे थे, मुझे डांस शॉप से चले जाते हैं। अच्छा। फिर बिल भी मैं बना लेता हूँ, रात भी डील कर लेता हूँ। अच्छे इखलास से यहाँ आने से बाद ये फायदा हुआ है। चलो अच्छी बात है। तो किस तरीके से फिर टाइम को मैनेज करते हो? बस सुबह जल्दी उठते हैं, 8 बजे स्कूल आते हैं, 10 बजे यहाँ से फ्री होते हैं, फिर वहीं शॉप पे चले जाते हैं सीधा। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर आकर कैसे फायदा हासिल किया है? थोड़ा सा इस हवाले से भी, जो बहुत सुनने वाले हैं, जाहिर सी बात है आप लोग उनके लिए इंस्पिरेशन हो, आपको देखकर वो भी शामिल होंगे। ये इससे फायदा ये भी हुआ है कि स्किल के साथ साथ पढ़ाई और ये अपने तालीम में असर पड़ा, और जो तालीम में असर हो रहा है और तरबियत हो रही है साथ साथ। बड़े छोटे पढ़ाई का शौक था, पढ़ाई का शौक था, वो तो हर से मामलात की वजह से छोड़नी पड़ी थी, इस वजह वरना शौक से फुल था। अच्छा, क्या प्लान्स थे, क्या सोचा हुआ था कि मैंने अगर पढ़ता तो मैंने क्या बनना है? बनना था डॉक्टर था एक दिन, बस वो अब यहाँ से ऐसे शुरू हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। इंशाल्लाह। वो कहते हैं इंसान को हमेशा अपना तवक्कुल, अपना ईमान जो है वो बड़ा स्ट्रांग रखना चाहिए। जब आपका इस चीज पे जो है वो अल्लाह पर भरोसा बढ़ जाता है, तवक्कुल बढ़ जाता है, तो फिर आप वो चीज अचीव कर लेते हो, अल्लाह भी आपकी हेल्प करता है। ऐसे ही है ना? अच्छा, जाहिर सी बात है इन तमाम बच्चे, अभी आप ब्रेक में भी जो है वो मुझे बता रहे थे कि आपके बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे आपके पास आए थे, आज माशाल्लाह ये बच्चे बड़े हो गए हैं और आपके साथ जो है वो चल भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है आपका भी इनके साथ बड़ा एक अच्छा लाइजॉन बन गया होगा, एक अच्छा ताल्लुक बन गया होगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हम इनके फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इनके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं।
टीचर्स हो के, और मैं ये चाहता हूँ अपनी टीचर कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि आप उनके बेशक फ्रेंड ना बने, उनके दोस्त ना बने, लेकिन उनके साथ जो ताल्लुक है वो एक दोस्ताना और फ्रेंडली आपका ताल्लुक होना चाहिए। जिस दिन आप इस फिनोमिना को समझ गए हम बहैसियत टीचर, तो जो हमारा टीचर और स्टूडेंट का ताल्लुक हो जाएगा वो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगी, और जो वो बॉन्डिंग जो है वो उनकी पढ़ाई में भी हेल्पफुल होगी और उनकी मॉरली जो ना सपोर्ट हाँ, होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड करिएगा, जिस तरह के तमाम बच्चे आपके पास है, 100 से ज्यादा तादाद आप बता रहे थे जी, कि तीनों सेंटर्स पे मुल्तान तीनों सेंटर्स में जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके ऊपर आप समझते हैं कि उनको जो है फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा हो या जबरन उनके ऊपर जो है वो उनसे काम लिया जा रहा हो, कुछ इस तरह के कोई वाक़या आपको देखने में या आपके उसको कोई चैलेंज? एक केस हमारे पास आया था, घंटा घर मार्केट में, खुसा मार्केट जो है, वहाँ से एक बच्चा था, वो अपनी उसने रजामंदी विलिंगनेस शो की कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और हमने उसकी शॉप पर जब विजिट किया तो वो हमें वहाँ से बहुत मायूसी हुई, क्योंकि जो उसके शॉप ऑनर थे वो नहीं चाहते थे कि वो बच्चा वहाँ पर पढ़ने के लिए जाए। वो ये समझते थे कि अगर बच्चा वहाँ जाता है तो मेरी दुकान कौन खोल के सफाई करेगा, मेरी दुकान के ऊपर जो है वो झाड़ू टाकी और इस तरह के काम जो कौन करेगा। वो कहते थे मैं ये पहले आ जाता है, मैंने तो आना होता है 12 बजे, तो अगर आप इस बच्चे को वहाँ लेकर जाते हैं तो मुझे जो है ना आना पड़ेगा और दुकान खोलनी पड़ेगी। उसके बाद वो खैर उस बच्चे ने कैसे मैनेज किया, उस बच्चे ने बताया कि सर मैं ऐसे करूंगा कि मैं शॉप खुलने से आधा घंटा पहले आप मुझे रिलीफ दे दीजिएगा, अगर आपकी सेंटर की टाइमिंग 10 बजे तक है तो आप मुझे 9:15 बजे छुट्टी दे दीजिएगा। मैंने 1-2 दिन उसके साथ ऐसे चला। उसके शॉप ऑनर को कहीं से पता चला कि ये बच्चा जो है वहाँ पर सेंटर में इसने इनरोलमेंट कर लिया। फिर उस बच्चे ने उसको जबरी तशद्दुद, मैं नहीं इस बात पे कंफर्म कर सकता क्योंकि मेरी आंखों के सामने तो नहीं हुआ, लेकिन ये हमें पता चला कि उस बच्चे को ये वार्न कर दिया गया था कि आइदर यू हैव टू चूज वन, या फिर कि आप या उधर जाओगे या आप इस शॉप पे काम करोगे। तो फिर मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटा सबसे पहले आपकी रोजी है, क्योंकि जब भी हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जिस बच्चे को भी हम ये ब्रीफिंग देने जाते हैं उनको हम पहले ये बताते हैं कि बेटा पहले आपका स्किल है, रोजी है, उसके बाद जो है ना आपके ये सेंटर और पढ़ाई और तालीम है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा जो रोजी कर रहा है, जो डेली ले रहा है, वो उससे उसका घर चल रहा है। हमें नहीं पता कि उसके घर में क्या मसाइल है, क्या मुश्किलात हैं। हम अगर अपने एंड पर उसके ऊपर इम्पोज करें कि नहीं जी आप आए, आपको हमने जरूर तालीम और तरबियत आपकी करनी है, और उसके घर में अगर उस शाम को रोटी और जो दूध आता है वो उसके पैसों से आता है, तो फिर ये हम इसमें गिल्ट फील करते हैं। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा पहले आपकी रोजी, उसके बाद आप हमारे सेंटर पे जाएं। सही है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीजों को भी देखना पड़ता है कि यहाँ पर हमारे मसाइल बहुत ज्यादा हैं। फिर स्पेशली जब हम देखते हैं ना कि बेरोजगारी है, महंगाई है, तो उस हवाले से देख करके लोग जो है पेरेंट्स, फिर उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। चाहते तो वो भी हैं कि एक अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि भट्टे पर जो है वो बच्चे काम कर रहे होते हैं, और उसके साथ ही जिस तरह की हमारे यहाँ पर गर्मी भी है उसके बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम कर रहे होते हैं, वर्कशॉप्स पे होते हैं, कारखानों में हम देखते हैं कि वहाँ पर बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो ये इस हवाले से बड़ा जरूरी है कि तभी बेहतरी आ सकती है जब हम तमाम लोग जो है वो इसमें अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा शामिल करें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी थोड़ा सा हमें होता है ना कि जब जो शॉप ओनर्स होते हैं या मिल ओनर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा इस हवाले से सोच लेना चाहिए कि एक अच्छा काम है और उस अच्छे काम में जो है वो हमेशा इंसान को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन हमारी यहाँ जो है अलमिया है कि इस चीजों को जो है वो उस तरीके से ट्रीट किया नहीं जाता। हम जहाँ भी जाते हैं हम उन्हें यही कहते हैं कि ये सदका जारी है। अगर एक शख्स भी आपके एक जुमले की वजह से भी उसकी कोई जिंदगी में तब्दीली आती है, हाँ। तो वो हमारे लिए भी सदका जारी है और उस दुकान मालिक के लिए भी सदका जारी है। तो जो दुकान के मालकान इस बात को समझ जाते हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये तमाम दुकान मालकान जो हमारे साथ कोऑपरेट, अब जो आपके पास बच्चे मौजूद है वो कोऑपरेट ही कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, ये बताओ फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? मैथ। हाय, मेरा कभी मैथ फेवरेट नहीं मुझे हमेशा ये ड्राई सब्जेक्ट लगा है। तो अच्छा, मैथ में आपको इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, तो कितने मार्क्स लेते हो फिर मैथ में? मैथ में 98 होते हैं, 90 होते हैं, 95 होते हैं।
अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि मैथ्स इनको मैं पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा, आप मैथ्स के टीचर हैं। हमारे इस पढ़ाई का पीछे सबसे बड़ा हाथ है। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है? वो इंग्लिश है। आय हाय। अच्छा, ये हमारे यहाँ वैसे इस हवाले से बड़ा ये कहते हैं इंग्लिश को सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और बच्चों की तरबियत भी। मैं अभी ब्रेक में यही बात कर रही थी कि हमारे यहाँ लैंग्वेज के ऊपर जो है वो उस तरीके से काम नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए था। हमारे स्कूलों में भी, इवन कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भी ये चीज बेहतरी की तरफ जानी चाहिए लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा, ताकि उर्दू भी और साथ में जहाँ पे अगर काम करना है वहाँ पे अब आपकी इंग्लिश भी जो है वो बड़ी लाजमी है, तो उसके साथ उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है। तो इंग्लिश तो फिर बोलनी पड़ेगी ना, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, वो जरा हार्ड हो जाती है। अच्छा, ये बताओ कि आपकी अपनी शॉप है या आप किसी की शॉप पे काम करते हैं? पहले मेरे वालिद साहब की थी, वहाँ पे होता था। फिर मैं बीच में स्टे रहते स्पेयर पार्ट वाली शॉप में गया। अच्छा, वहाँ से अब छोड़ दिया तो वापसी वालिद साहब के साथ हो अब। तो वहाँ से वालिद साहब भी क्या जो है वो देते हैं, पैसे वगैरह अच्छे देते हैं? हाँ जी, वो तो बस खर्चा जो था ना वो खर्चा वगैरह दे देते हैं। अच्छा है। हाँ जी, चलो अच्छी बात है। कितने बहन भाई हो आप? हम 5। और तमाम जो बाकी बहन भाई क्या करते हैं? एक ऑप्टिकल शॉप में होता है और एक भाई और एक बहन छोटी है अभी, और एक सिस्टर मैरिड है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका, और अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जनूबी पंजाब के लोगों के चेहरों पर लिखी हुई दास्तान, ये रंगीन चलते फिरते रुके हुए दिन बहुत आम दिखते हैं। बहुत खास लोगों के मसले, शिकायतें, गुजारिशें, ये जलती हुई खबरों में झुलसे हुए लोग और जनूबी पंजाब का खुला खत बनाम सरकार। देखिए प्रोग्राम बनाम सरकार जुम्मा से इतवार रात 8:05 पर सिर्फ रोही पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय पैंथेटाइज, लेवल ही और तहफ़्फ़ुज़ सेहत का, तहफ़्फ़ुज़ खुशियों का। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में आराम देता है। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। जीरे दा जायका गिनकी सारी गाली कोलूम खस्ता जीरा प्लस। And in association with असली मिक्स से डालें अपने खानों में जान। Gibbs पास्ता। वो कहते हैं ना, मुगल के गार्डर और टीआर सिर्फ एक बार। अस्सलाम इब्ने अहमद इफ्तिखारे बूतराब, आसमानी दीने हक्के आफताबो महताब। अस्सलाम वारिसे नूरे नबी मौला अली, अस्सलाम आमूज़गारे इल्म हिकमत अल किताब, अस्सलाम शाह करबल सैयद शुहदा इमाम, अस्सलाम चारा साजे बेकसां आली मकाम, राकिबे दोशे मोहम्मद राकिबे नोके सिना, अस्सलाम इब्ने कौसर ए इमाम तशनाकाम। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जो है हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है जी, अहमद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साहिल के भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम करते हैं आपको। अच्छा, हम अहमद से भी जानेंगे, अहमद किस तरीके से स्टार्ट लिया आपने? स्टार्ट हमारे पास सर आए थे और सर की टीम आई थी, जिन्होंने कहा था कि ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे 2 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, हमें पढ़ने का शौक था और ये प्रोग्राम शुरू हुआ जैसे कि हमारी पढ़ाई पहले छूट गई थी, अब वापस स्टार्ट हो रही थी। फिर हमने पहले तो हमें यकीन नहीं आया, लेकिन हम 2-3 दफ़ा गए, चेक किया, फिर हमें अब 3 साल से मैं इधर ही पढ़ रहा हूँ।
पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है मुश्किलात भी आई होंगी। जी जी। क्या मुश्किलात देखी? मुश्किलात ये कि हमारा टाइम टेबल जैसे काम का पहले शुरू में मुश्किलात होती, सुबह उठना फिर काम पर जाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी। तो और जाहिर सी बात है अर्निंग के हवाले से, इस हवाले से कोई मुश्किलात तो नहीं है? नहीं, इस हवाले से नहीं है। शुरू में उस्ताद हमारा बोलता तो था कि सुबह तुम इतने लेट काम पर आते हो, लेकिन अब नहीं कुछ कहता। उस्ताद ने कभी मारपीट कुछ इस तरीके से? नहीं कभी नहीं की। चलें, ये अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं उस्तादों का रवैया जो है ना वो अच्छा हो तो फिर जो स्टूडेंट होते हैं ना, चाहे वो स्किल ही क्यों ना सीख रहे हो, वो बड़े अच्छे तरीके से फिर सीखते हैं दिलचस्पी के साथ। नहीं उस्ताद नहीं, माशाल्लाह इनके जो उस्ताद हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। हम मतलब रोज़ तो नहीं, मतलब हफ्ते में 1-2 दफ़ा हमारा इंटरेक्शन हो जाता है। कभी हम मतलब इनका फॉलोअप लेने जाते हैं, कभी इनके बारे में कुछ पूछने बताए जाते हैं, तो हमारा उनके साथ इंटरेक्शन रहता है। वो अच्छा जो है ना कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे साथ। अच्छा, इसके साथ ही जाहिर सी बात है आप अभी जिस तरह प्रोग्राम्स वगैरह आपके बाहर जाना पड़ता है, टूर पे जाते हो, तो वहाँ किस तरह का माहौल मिलता है, थोड़ा इस हवाले से भी बताओ। वहाँ बहुत अच्छा माहौल मिलता है, फुल प्रोटोकॉल मिलता है। फुल प्रोटोकॉल मिलता है? फुल प्रोटोकॉल। इस्लामाबाद जो गए थे ना, इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे भी फुल प्रोटोकॉल मिला था हमें। वहाँ सब बहुत अच्छे थे। तो एंजॉय किया, फिर घूमे फिरे वहाँ पर? बहुत एंजॉय किया। इनकी माशाल्लाह अभी 4 डेज और 3 नाइट्स का ट्रिप था इस्लामाबाद का। अच्छा। ये 6 बच्चे जो हैं सिलेक्ट हुए थे। फोटोग्राफी कंपटीशन था। पहले मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में कंपटीशन इन बच्चों ने विन किया था, और फिर ये 6 बच्चे सिलेक्ट होकर इस्लामाबाद गए थे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। वहाँ बैचलर्स हॉस्टल में, जहाँ मतलब आरडीज हमारे ऑनरेबल स्टे करते हैं, वहाँ इन बच्चों को अच्छा स्टे करवाया गया। अच्छा। इनको पूरा इस्लामाबाद जायका के ताउन से इन लोगों ने विजिट किया, और अच्छी सवारी पे, अच्छी जगहों पर खाना पीना, इनका रिहाइश, टिकटिंग, हर चीज जो है इनको प्रोवाइड की गई। सही, मतलब वो कहते हैं ना तालीम के साथ आपने जो है वो एंजॉय भी माशाल्लाह बहुत कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जो जाहिर सी बात है जिस तरह खानदानी काम चलते आ रहे होते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ बड़ा मुश्किल होता है ऐसे खानदान को मनाना, और वो उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती कि वो कहते हैं कि पढ़ाई, अक्सर तो लोग ये भी कह देते हैं कि जी आपने पढ़ लिख के क्या कर लिया, या आपको कितनी जो है वो जॉब्स मिल गई हैं, या क्या आप लोगों को फायदे मिल गए हैं। तो मतलब उनके लिए एक माइंड उनका सेट है बचपन से, मतलब जाहिर सी बात है आप उनकी तमाम पूरी फैमिली जो है वो इसी एक काम पे फोकस कर रही होती है। तो ऐसे लोगों को तोड़ना, या वो नहीं चाह रहे होते कि अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, या वो बच्चे एक अच्छी जगह सेटल हो, ठीक है उनके बाप दादा ने जो काम किया, आगे ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चे भी उसी में इंटरेस्ट लें। जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे यहीं मुल्तान के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमने उनके बच्चों में वो दिलचस्पी नहीं देखी, वो उस काम की तरफ नहीं आए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल हमें स्ट्रेट अवे कह देते हैं कि जी फलाने ने MBA किया है, फलाने ने MA किया है, फलाना पढ़ ले गया, वो वेला फिरदा है, तुसी की साढ़े बच्चे ने पढ़ाई कर लोगे। तो उसके बारे में ठीक है, हमारे पास कोई जवाब ऐसा सच नहीं होता कि हम उसकी जॉब्स के हवाले से जवाब दें, लेकिन हम उनको ये जवाब ज़रूर देते हैं कि सर जो तरबियत और जो कम्युनिकेशन स्किल्स, जो पढ़ा लिखा बच्चा है और अगर आपका बच्चा बिल्कुल रॉ है और वो इलिटरेट है, तो उसमें फ़र्क सर आप ज़रूर करते होंगे। आप देखते होंगे कि उस बच्चे जो पढ़ा लिखा, जो MBA किया हुआ है या मास्टर्स करके फ्री फिर रहा है, बेरोजगार है, उस बच्चे की एथिकल सपोर्ट और उस बच्चे की जो मॉरल है सपोर्ट घर वालों के लिए, चाहे फाइनेंशियल वो ना कर सकता हो, लेकिन आपके बच्चे की एथिकल और मॉरल सपोर्ट से उसका ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। फिर हम उनको थोड़ा सा ये मोटिवेट करते हैं कि अगर वो बच्चा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा और सिर्फ मॉरली और एथिकली सपोर्ट कर रहा है घर वालों को, आपको तो एज है कि आपका बच्चा फाइनेंशियल सपोर्ट तो ऑलरेडी कर रहा है। हाँ। तो अगर हम उसकी थोड़ी सी तरबियत कर देंगे तो वो आपके लिए घर में एक अच्छा माहौल, अच्छा तरबियत उसकी हो जाएगी, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर उसमें कुछ वालिदैन राजी हो जाते हैं, कुछ वालिदैन उसमें भी हमें जो है ना रिलेक्टेंट नजर आते हैं, उनकी जो है ना उस टाइम तो 8-10 बार तो कह देते हैं कि चलें जी ठीक है हम बच्चों को भेज देंगे, लेकिन बाद में नहीं भेजते। इसमें हमें जो है ना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बीइंग टीचर, बीइंग सर्वेयर टीम,
हमें बार बार लोगों को टच करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक जगह पर आप बार बार जाएंगे ना, बेशक वो तो है कि आपकी जो है वो जैसे लोग कहते हैं कि इज्जत में कमी हो जाती है, लेकिन इसमें ये है काम ऐसा है कि वो जो बंदा सोचता है कि वो कहता है कि यार ये बंदा बार बार आ रहा है, चलो देखते हैं, चेक करते हैं कि ये क्या चीज है जिसके लिए ये बार बार मुझे फोर्स कर रहा है। अच्छा, करैक्टर बिल्डिंग जाहिर सी बात है बड़ी ज़रूरी है अगर एक बच्चे की कि एक माशरे में वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है, एक अच्छे काम के साथ साथ स्किल के साथ वो जाहिर सी बात है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है। जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों का रवैया या उनका बातचीत का अंदाज जो है डिफरेंट होता है, तो अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी बातचीत जो है वो ज़रा डिफरेंट होगी, और अगर वो अनपढ़ होगा तो वो दूसरे तरीके से आपको ट्रीट भी करेगा, हैंडल भी करेगा। अच्छा, ये बताओ कि आप क्या करते हो, कौन सी स्किल सीख रहे हो? मैं कार मैकेनिक का काम करता हूँ। अच्छा, कार मैकेनिक का, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप सीख गए हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं 5 साल से। 5 साल से कर रहे हैं। और 5 साल आप खुद की क्या प्लानिंग्स हैं, क्या सोचा हुआ है? जी सोचा है अपना कारोबार इंशाल्लाह शुरू अपना कारोबार ही करना है जी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। वो कहते हैं ना कि आप तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान की चलती रहती हैं, लेकिन आपकी जो है वो अपने काम के ऊपर फोकस करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, अच्छा, इसके साथ ही जो बच्चे आना चाहते हैं उनकी थोड़ा सा तरीक़ेकार बता दें, किस तरीके से एडमिशन करवा सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं? जी माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आज हमें मिली है कि पहले तो हम खुद जाकर दुकान पे मार्केट्स में जाकर विज़िट करके बताते थे, तो आज हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का और अपने प्रोजेक्ट के बारे में इस मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की और मेरे ख्याल में पूरे साउथ पंजाब और फिर पंजाब की आवाम को थोड़ी बहुत आगाही देने का हमें मौका मिलेगा। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि बच्चा जब हमारे पास सेंटर पर दाखिले के लिए आएगा तो हम उसको सबसे पहले उसका प्लेसमेंट टेस्ट लेंगे कि प्लेसमेंट टेस्ट में वो बच्चा कहाँ फॉल करता है। हम उसको पैकेज ए का प्लेसमेंट टेस्ट देंगे। पैकेज ए के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो 2 क्लासों को मर्ज करके बनाया गया। अगर वो उस पैकेज ए के टेस्ट को पास कर लेता है, क्लियर कर लेता है, जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस हैं जायका और एसईडी की तरफ से, उन अगर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसको वो पास कर लेता है तो हम उसी दिन उसको नेक्स्ट पैकेज में प्लेस कर देते हैं जो कि पैकेज बी है, और इसी तरह से आगे ऑनवर्ड होता रहता है। अच्छा, ये अच्छा, चाइल्ड लेबर के हवाले से भी जो है वो जिस तरीके से हम इदारे के लेबर डिपार्टमेंट जो है वो रेस्क्यू कर रहा होता है बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काम कर रहे होते हैं भट्टों पे, वर्कशॉप्स पे, वो इदारा आपके साथ अगर कोऑपरेट करके आपके साथ जो है मिल के काम करे तो बच्चे ज़्यादा जो है वो इसमें आ सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। वो इदारा आपके साथ शामिल है या नहीं है? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट हमारे साथ कोलैबोरेट करके हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, इधर सेक्रेटरी साउथ जो करंट हैं हमारे, और जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं ख्वाजा मजहरुल हक साहब, एसओ मैम हिना चौधरी, अगर उनके साथ वो बैठ के मीटिंग करके कोई लाहे अमल तय करें कि हमारे साथ जो हमारी टीम सर्वे के लिए जाती है, अगर उसके साथ वो चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट के भी लोग शामिल हों, लेकिन इसमें एक मेरी रिक्वेस्ट शामिल होगी लेबर डिपार्टमेंट को भी कि वो इम्पोज नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, अपनी अथॉरिटी को वहां पर शो नहीं करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी को शो करने का मतलब ये है कि अगर हमने उस बच्चे को जबरदस्ती उस दुकान मालिक से लेकर एक दिन सेंटर पर तो आ जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन वो दुकान का जो ओनर है वो बच्चे को शॉप से निकाल देगा। बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही आपका भी अहमद बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।